हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चैप्टर के जहां से पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षाओं में। हम बात कर रहे हैं नियंत्रण और समन्वय की और इसके हम लगाने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आज हम करेंगे पहले पार्ट 1 और उसके बाद फिर हम करेंगे पार्ट 2। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, बहुत ध्यान से देखिएगा और जहां पर आपको जो भी डाउट होता है उसे आप पूछ सकते हैं। बोलो यस सर, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो नियंत्रण और समन्वय बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां पर हम एकदम दिल से पढ़ते हैं किसके बारे में, दिमाग के बारे में। और यहां पर हम ये देखते हैं कि कैसे हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका नियंत्रण होता है और समन्वय होता है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला सवाल है कि भैया वृद्धि नियंत्रक पदार्थ किसे कहा जाता है? उदाहरण के साथ समझाइए। उदाहरण के साथ भी समझाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और सारी चीजों को आपके दिमाग के अंदर फिट भी करेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्यान से देखना, इसको देख रहे हो आप, एक पेड़ बनाया मैंने यहाँ पे, ये भाई मैंने जड़ बनाई, ये मैंने पेड़ बनाया। अब ये पेड़ मान ही नहीं रहा है, ये तो ऊंचा 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 होता जा रहा है। अब पेड़ जितना ऊंचा होगा उसका जो मेंटेनेंस है उतना ज्यादा होगा। बोलो यस सर। अब पेड़ यदि बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, मैं कह रहा हूं कि भाई पेड़ जो है, हाइपोथेटिकल बात करते हैं, ठीक है, कि 1 किलोमीटर ऊंचा हो गया। अब आपको क्या लगता है, क्या जाइलम के पास इतना पावर होगा कि वो 1 किलोमीटर ऊंचे पेड़ को, क्या जाइलम के पास इतना पावर होगा कि वो 1 किलोमीटर ऊंचे पेड़ तक, ऊपर तक जो है पानी पहुंचा दे? क्योंकि पानी ऊपर पहुंचाने का काम तो भाई जाइलम ही करेगा। तो जाइलम में इतना पावर ही नहीं है कि वो उतनी ऊंचाई तक जो है पानी को क्या करे, पहुंचा दे। इसका मतलब ये कि हमें पेड़ की जो है, हमें मतलब पेड़ को, पेड़ की ही वृद्धि को नियंत्रित करते आना चाहिए। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो भैया हमारे ही जैसे पेड़ में भी वृद्धि कराने वाले और वृद्धि रोकने वाले दोनों ही प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं और वहीं से निकल कर आता है ऐसा सवाल कि वृद्धि नियंत्रक पदार्थ किसे कहा जाता है और हमें जो है किसके द्वारा समझाना है, एक तगड़ा वाला एग्जाम्पल लेकर समझाना है। क्योंकि ऐसा हार्मोन यदि नहीं रहेगा जो वृद्धि को रोके, नियंत्रित करे, तो एक समय बाद पेड़ का हर एक भाग इतना बड़ा हो जाएगा कि पेड़ की मेंटेनेंस ही नहीं हो पाएगी। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो जो पदार्थ बहुत अल्प मात्रा में स्रावित होकर, ऐसे पदार्थ जो कि बहुत कम मात्रा में क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, स्रावित होकर विसरण के द्वारा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे पदार्थ जो बहुत कम मात्रा में स्रावित होकर विसरण के द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंच जाते हैं और वे उनकी वृद्धि और कई दूसरी जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उसका नियंत्रण भी करते हैं, समन्वय भी करते हैं, और ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। इन पदार्थों को वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है और यह कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पौधों से उत्पन्न नहीं होते पर पादप हार्मोन की तरह व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है और एस्बिक्सिक अम्ल है। यदि हम वृद्धि नियंत्रण की बात करें तो ये सब वृद्धि बढ़ाने वाले हैं। तो नियंत्रण की जब आप बात करोगे तो वृद्धि बढ़ाना भी उसमें आ जाएगा और वृद्धि रोकना भी उसमें आ जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट इसका लिया जाए और हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। हरी अप। पक्का? आपने कहा हाँ सर, बिल्कुल सही है। अगला सवाल हमारा इंतजार कर रहा है कि पादप हार्मोन क्या है, दो पादप हार्मोनों के काम करें। तो भैया ऐसा है, देखो सबसे पहले तो अपन समझते हैं ना हार्मोन क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया हार्मोन क्या होते हैं। तो हमारा जो नियंत्रण और समन्वय तंत्र है, इसमें जो रासायनिक पार्ट है, बात समझ में आ रही है, एक रासायनिक पदार्थ है जो हमारे नियंत्रण और समन्वय में अपना योगदान देता है, उस रासायनिक भाग को हम क्या कहते हैं, राइट, हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन क्या है? तो भैया हार्मोन है रासायनिक, बात समझ में आई? हार्मोन क्या है? तो ये रासायनिक पदार्थ है। अब कैसे है इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कोई बालक 12, 13, 14 साल का होने लगता है, उसकी दाढ़ी मूंछ आने लगती है, विपरीत लिंग को देखकर उसको जो है अट्रैक्शन होने लगता है, लड़के को लड़कियां अच्छी लगने लगती हैं, लड़कियों को जो है लड़का अच्छा लगने लगता है। तो बेसिकली ये सब होता कैसे है भैया? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। तो हार्मोन जो है एक प्रकार का रसायन है जो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होता है और उसके कारण हम अलग अलग प्रकार के नियंत्रण और समन्वय वाली जो गतिविधियां हैं वो पूरी कर पाते हैं।
तो अब जैसा जीवों में, जैसा जीव जंतुओं में हार्मोन होते हैं, वैसे ही जो है पौधों में भी हार्मोन होते हैं और उसको हम कहते हैं पादप हार्मोन। और अपने को दो के नाम लिख रहे हैं अपन, दो क्या, अपन 3 4 5 जिसके नाम चाहे उतने लिख देंगे, ठीक है जी। 5 6 से ज्यादा नहीं होते हैं। हालांकि मुख्य यदि हार्मोन की हम बात करें तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पौधों में अन्य मात्रा में, ठीक है, निम्न मात्रा में उत्पन्न होकर उनमें नियंत्रण और समन्वय का कार्य कराते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, पादप हार्मोन कहते हैं। और यदि हम बात करें यहां पर, राइट, तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन्स लिखा है, जिब्रेलिन आप उससे कर लेना, ठीक है। साइटोकाइनिन भी लिख देते हैं, चलो, साइटोकाइनिन, क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। ये सब वृद्धि संवर्धक हार्मोन होते हैं और इनका काम क्या होता है, तो पेड़ पौधे जो हैं, राइट, उनकी वृद्धि कैसी करना, तो बढ़ाना। तो ऐसे हार्मोनों को हम कहते हैं वृद्धि कराने वाले हार्मोन। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट लिया जाए कॉपी में और कॉन्सेप्ट को दिमाग के अंदर फिट किया जाए। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, हरी अप, पक्का 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 पक्का। अगला सवाल, एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है? एथिलीन मतलब केमिस्ट्री की बात हो रही है भैया जी, ठीक है। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एथिलीन एक गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। एथिलीन जो है वो गैसीय माध्यम में पाया जाने वाला हार्मोन है जो पौधे के तने के अग्रभाग में बनता है। जो पौधे का जो तना होता है उसके अग्रभाग में बनता है। कौन बनता है? एथिलीन बनता है, राइट। और विसरित होकर फलों को पकाने में सहायता करता है और इसे जो है हम फल पकाने वाला हार्मोन या वृद्धि रोकने वाला हार्मोन भी कह सकते हैं। क्योंकि ध्यान से देखिए कि भैया यदि फल पकेगा नहीं तो फल गिरेगा नहीं, और फल गिरेगा नहीं तो नया फल आएगा नहीं। बात समझ में आ रही है? और किसी पेड़ की जो लाइफ है वो आगे बढ़ेगी नहीं। तो एथिलीन जो है वो इसका काम क्या होता है, जो फल है उसको क्या करने का, पकाने का। तो इसे हम कहते हैं फल पकाने वाला हार्मोन। जो एथिलीन है ये क्या है, तो बाबूजी ये है फल पकाने वाला हार्मोन। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, नोट किया जाए। बढ़ेंगे आगे, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो भैया अनैक्षिक क्रिया क्या है और इसमें मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो, छींकना, खांसना या फिर जो है सांस लेना हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? कुछ और भी चीजें, जैसे कि हमारा यदि हम ब्लड प्रेशर की बात करें, राइट, यदि हम ऐसे सोच लेंगे, अब मैं सोच रहा हूं, मैं अपने दिल को रोक कर दिखाता हूं, खैर दिल रुकेगा तो कहानी कुछ और हो जाएगी। पर आप कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकेगा। आप, ये आपकी इच्छाओं पर निर्भर नहीं करती है, ये निर्भर किस पर करती है? बहुत ध्यान से देखिएगा तो भैया अनैक्षिक चीजों पर निर्भर करती है। बात समझ में आई? तो हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा शक्ति के अधीन नहीं होती है, अर्थात जो क्रिया हम अपने इच्छा अनुसार नहीं कर सकते। बात समझ में आई? उनको हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती नहीं, उनको हम कहते हैं अनैक्षिक क्रिया। उनको हम क्या कहते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया भी अपन अभी रगड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनको हम कहते हैं अनैक्षिक क्रिया। क्लियर है? तो अब जैसे एक बात बताओ, अब छींकना है, अब छींक रोक ही नहीं सकते, कंट्रोल ही नहीं कर सकते। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। साथ में यदि आप बात करोगे तो भैया खांसना, सांस लेना, ये ब्लड प्रेशर को आप सोच समझकर कंट्रोल ही नहीं कर सकते। आप जो है दिल के धड़कने को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सब सारी चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती हैं। बात समझ में आ रही है? हमारी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं होती है। ये जो है किसके कारण होंगी? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारे जो पश्च मस्तिष्क है उसका जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, राइट, उससे अनैक्षिक क्रियाएं जो है वो क्या होती है? नियंत्रित होती है। एक और चीज यहां पर लिखिए, स्पाइनल कॉर्ड। नहीं नहीं नहीं, स्पाइनल कॉर्ड वाली बात नहीं होगी यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमारी जो पश्च मस्तिष्क है इसका जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, यहां से हमारी अब अनैक्षिक क्रियाएं जो है वो क्या होती है? कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। चलो अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना प्रतिवर्ती क्रियाओं को लेकर भी हो सकता है, एक दो सवाल में उसको भी निपटा रहे हैं। क्लियर है? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। चलिए भैया, अगला सवाल में पूछा गया है कि मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? तो देखो, मधुमेह या फिर डायबिटीज यदि है तो आपने डेली लाइफ में ये सुना होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज होता है, बात समझ में, उनको ये कहा जाता है कि भैया शक्कर थोड़ी कम खाओ यार, चावल मत खाया करो, आलू मत खाया करो। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। क्योंकि जब डायबिटीज होता है, बात समझ में आ रही है, तब शक्कर की मात्रा, शुगर की मात्रा, ठीक है, ब्लड के अंदर यदि आप देखेंगे तो ब्लड में शुगर जो है, राइट, शुगर
की मात्रा जो है ना बाबूजी वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। ब्लड में जो शुगर है उसकी मात्रा कैसी होती है, बढ़ जाती है। और शुगर की मात्रा बढ़ना ब्लड में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। क्लियर है। अब होता क्या है कि जो हमारा अग्नाशय है, अब होता क्या है कि बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारा जो अग्नाशय होता है इससे एक इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। अब ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि हमारे शरीर में जो भी ब्लड की मात्रा हमारे शरीर में जो ब्लड है उसके अंदर जो शर्करा है, शुगर है, जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करता है। कौन करता है कंट्रोल? तो भैया इंसुलिन करता है। मतलब ये कि ब्लड में यदि शक्कर बढ़ जाएगी तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो ये भाई करेगा, इंसुलिन करेगा। आपने कहा हाँ सर, पर क्या हो कि यदि इंसुलिन ही कम हो जाए, पर क्या हो यदि इंसुलिन ही ना बना पाए हमारी अग्नाशय यानी कि पैंक्रिया, राइट? तो यदि इंसुलिन नामक हार्मोन ही नहीं बन पाए या फिर उसका जो स्रवण है वो कम मात्रा में हो, तो उससे क्या होगा कि हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो फिर अपने को क्या करना पड़ता है? अब अपने को इंसुलिन तो चाहिए। अब इंसुलिन तो हमको चाहिए, अग्नाशय ने हमें हमारे साथ दगाबाजी कर दी। अग्नाशय जो था उसने भैया दगाबाजी कर दी, अब नहीं हो पा रहा है इंसुलिन। तो फिर अपन क्या करते हैं? फिर हम कहते हैं सुनो अब एक काम करते हैं, बाहर से हम इंसुलिन का क्या लेते हैं? इंजेक्शन लेते हैं। और ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर जो भी शुगर की मात्रा है जो कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है उसको हम क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। इसका मतलब यह हुआ कि मधुमेह के रोगी में अग्नाशय ग्रंथि की कम सक्रियता होने के कारण इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वो कम मात्रा में स्रावित होता है। इसीलिए रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो है इंसुलिन का इंजेक्शन देकर रोगी के रक्त की शर्करा को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? तो बाबूजी नियंत्रित करते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग है कहानी? बोलो यस सर। एक बढ़िया जो है शानदार वाला स्क्रीनशॉट हो जाए, ठीक है? चलो और आगे बढ़ेंगे। पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार से होता है? देखो भैया ऐसा है, पत्तियों को प्यार है, पत्तियों को प्रकाश या फिर आप कह लो कि रोशनी से प्यार है, रोशनी से प्रेम है। अब आप बोले सर हर प्रेम के पीछे एक कहानी होती है, हर प्रेम कहानी के पीछे एक कहानी होती है, और यहां पर जो कहानी है वो क्या है, राइट? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब पत्तियां क्या करती हैं? पत्तियां सूरज के प्रकाश में, रोशनी में अपना भोजन बनाती हैं। बात समझ में आई? अब ऐसा है कि जिधर जिधर प्रकाश होगा पत्तियां उस तरफ जाने की कोशिश करेंगी। तो ऐसी जो क्रियाविधि होती है उसको हम कहते हैं प्रकाशानुवर्तन या फिर प्रकाश अनुवर्तन। मतलब प्रकाश की दिशा के हिसाब से पत्तियां जो होती हैं वो अपने आप को क्या कर लेती हैं? मोड़ लेती हैं। प्रतान जो होता है वो अपने आप को मोड़ लेता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपसे कोई पूछे कि पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार से होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं उसका जो तना तो नहीं, प्रतान और पत्तियां अपने आप को जिस डायरेक्शन से प्रकाश आ रहा होता है उसके तरफ मोड़ लेती हैं। क्योंकि यदि प्रकाश नहीं आएगा, बात समझ में आई, तो भैया प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। क्लियर? और पौधे यदि अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो पौधे तो डूबेंगे ही डूबेंगे, और हम सब भी जो है डूब जाएंगे, क्योंकि हम खाएंगे क्या फिर? इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पादपों में प्रकाशानुवर्तन प्रकाश के उद्दीपन के प्रभाव से, उद्दीपन का मतलब क्या होता है? छेड़खानी। हर वो वातावरण की चीज जो हमारे शरीर पर राइट कोई प्रभाव डालती है उसको हम क्या बोलते हैं? उद्दीपन होना बोलते हैं। तो प्रकाश के उद्दीपन के प्रभाव से प्रकाश की ओर होता है। पादप में प्रकाशानुवर्तन प्रकाश के उद्दीपन के प्रभाव से प्रकाश की ओर होता है। प्रकाशानुवर्तन में पादप प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है, जबकि जड़ जो है उसके विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बोले तो एक गमला हमने बनाया, हमने यहां पर एक पौधा लगाया, और ये गमला जो है ये इस रूम के अंदर रखा हुआ है। आपने कहा ओके सर, यहां कहीं पर खिड़की बनी हुई है, यहां कहीं पर जो है खिड़की बनी हुई है, राइट? वहां से आ रहा है प्रकाश सॉरी, वहां से आ रहा है क्या? प्रकाश। अब ये जो इसका तना है ना, ये इस तरफ मुड़ने की कोशिश करेगा। इसका जो तना है ना, ये इस तरफ मुड़ने की कोशिश करेगा। इसका जो तना है ना, वो इस तरफ प्रतान जो है मुड़ने की कोशिश करेगा।
शाखाएं उस तरफ मुड़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। मतलब भैया प्रकाश की तरफ मुड़ने को हम कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। और देखो जितना प्रकाशानुवर्तन होगा उतना ही प्रकाश संश्लेषण भी होगा। और यह सिर्फ तब होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब किसी पौधे को बहुत ज्यादा प्रकाश की जरूरत होती है। सूरजमुखी का जो पौधा होता है, जो फूल होता है, उसमें भी ये कहानी जो है होती ही होती है। क्लियर है? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अगला सवाल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, और यही सवाल का तो मैं वेट कर रहा था। ये अनैक्षिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है वो एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, बात समझ में समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है अनैक्षिक क्रियाएं, कौन सी है? तो भैया अनैक्षिक क्रियाएं। ठीक है जी, चलो ये लो, ये लो, ठीक है, बोलो यस सर। यहां पर लिखा अनैक्षिक क्रियाएं, अनेक 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 अनैक्षिक क्रिया, और यहां पर है प्रतिवर्ती क्रिया। और ये अच्छा सवाल है, ठीक, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे शरीर पर कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि राइट, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो उदाहरण से समझेंगे, जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि छींक आना, ठीक है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की यदि हम बात करें, ठीक है, और दिल का धड़कना, कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर हमारा कंट्रोल है, उन्हें हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क का जो ऊपर वाला भाग है ना, जिसको आप लोग क्या कहते हो भैया, अग्र मस्तिष्क कहते हो, बात समझ में आई, वो कंट्रोल करता है। पर कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जैसे छींक आना, रक्तचाप या फिर दिल का धड़कना, राइट, ये ऐसी क्रियाएं हैं जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। आपने कहा हाँ सर, इसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत समझ में आ गई? बोलो यस सर। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? तो भैया ऐसी क्रियाएं होती हैं जब अचानक से शरीर के साथ कुछ हो जाए। अब अचानक से क्या हो जाए? जैसे कि मच्छर का काटना, मच्छर का काटना। आपने कहा सर मच्छर ने काट दिया, बिना आपने देखा नहीं और मच्छर ने काट दिया। जैसे कि अत्यधिक ठंडा, गर्म, या कोई नुकीली चीज जो है, नुकीली 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 नुकीली। बेटा थोड़ी हैंडराइटिंग को इग्नोर करना, क्योंकि अपने को पढ़ना बहुत सारा है और एग्जाम आप लोगों की आ चुकी है, इसलिए रगड़ना बहुत जरूरी है। मच्छर का काटना, ठंडा गरम नुकीली चीज का अचानक से शरीर में टच होना, स्पर्श होना। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? दोनों को अपन यदि समझ लेंगे तो डिफरेंस जो है वो दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली कैसा होगा, क्लियर हो जाएगा। अब सुनो, इस पेन को यहां लगा दिया। अब मैं आपसे बढ़िया तरीके से बात कर रहा हूं, अपन एकदम जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं और पूरा अपना फोकस है इस क्लास में एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने, सॉल्व करने की तरफ, ठीक है? अब भैया मेरा पूरा जो दिमाग है, ज्ञानेंद्रियां हैं, जो आंखें हैं, राइट, वो आपके साथ बतिया रही हैं कॉन्सेप्ट्स को लेकर, क्योंकि अच्छा रिजल्ट अपने को चाहिए। और ये बात करते करते अचानक यहां पर एक मच्छर आकर बैठ गया। अब वो बैठ गया तब तक तो ठीक है, उसने काट भी दिया। अब जैसे ही उसने काटा, राइट, जैसे ही मच्छर ने यहां पर काटा, वैसे ये वाला जो हाथ जो आपको समझाने में बिजी था, ये ऐसे जाकर लगेगा, ऐसे जाकर जोर से लगेगा ऑटोमेटिकली। मतलब ये कि इस काम को हम सोच समझ कर नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली ये हाथ जो था गया और यहां पर मच्छर को जाकर उसने क्या किया, मार दिया। या फिर यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं, या फिर यदि आप पढ़ रहे हैं और अचानक से कोई गर्म नुकीली या फिर ठंडी चीज हमसे जो है वो क्या होती है, टच हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जिस अंग में वो टच होती है उसको हम दूर खींच लेते हैं। बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे शरीर के साथ में, कुछ ऐसे उद्दीपन होते हैं हमारे शरीर के साथ में, जब हमारा शरीर ऑटोमेटिकली अपना काम कर लेता है बिना सोचे समझे। अब आप बोलोगे सर बिना सोचे समझे ऐसा कैसे? समझते हैं, देखो समझते हैं, बढ़िया वाली बात। अब मैं कह रहा हूं भाई ये एक मुंडी है, एक शरीर बनाते हैं अपन, ये एक मुंडी है भैया, ये अच्छा गर्दन भी बनानी पड़ेगी, चलो ये गर्दन बनाई हमने,
ये हमने शरीर बनाया, ये हमने हाथ बनाए, इतनी जो मास्टरपीस आर्ट है इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। राइट, ये जो मास्टरपीस आप यहां पर आर्ट देख रहे हो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है, अब मेरी बात बड़े ध्यान से आप सभी सुनेंगे 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 सुनेंगे। ये हो गया मस्तिष्क। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सही है, और ये बना दी अपन ने क्या, तो भैया मेरू रज्जू बना दी। अब अचानक से मैं क्या कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब मैं कह रहा हूं कि अचानक से आपने जो है गर्म वस्तु रख दी हाथ के पास में, अचानक से गर्म वस्तु जो है हाथ के पास में रख दी। अब भाई वो जानकारी दिमाग तक जाएगी, फिर दिमाग जो है वो अपना दिमाग लगाएगा और बोलेगा अरे ये गर्म है, इसको दूर करो। इसमें टाइम लग जाएगा ना, बात समझ में आई। इसका मतलब ये कि ये जो यहां पर जैसे ही आपका हाथ गर्म किसी वस्तु से टच होगा, ऑटोमेटिकली आपका हाथ जो है बिना सोचे समझे, जो बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, बिना सोचे समझे आपका हाथ जो है यहां से अलग हो जाएगा, हट जाएगा। अलग हो जाएगा मतलब हट जाएगा, शरीर से अलग नहीं होगा। बात समझ में आ गई। झटके से जो है आपका हाथ पीछे आ जाएगा। इसका मतलब ये कि इसमें दिमाग बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि दिमाग यदि अपना दिमाग लगाएगा और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा तब तक आपका हाथ और ज्यादा जल जाएगा। तो भैया ये जानकारी यहां से यहां तक गई, मेरुरज्जु से ही ये जानकारी रिटर्न आ गई जानकारी ऊपर तक गई और मेरुरज्जु से ही ये जानकारी जो है रिटर्न आ गई। हाँ, दिमाग को बाद में पता चल जाता है कि कोई नुकीली चीज थी, मेरुरज्जु ने संभाल लिया है। तो ऐसी क्रियाएं जिसको ऑटोमेटिकली हमारा शरीर क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, ऐसी क्रियाएं जिस पर हमारा शरीर ऑटोमेटिकली प्रतिक्रियाएं देता है, ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और इसको कंट्रोल कौन करती है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा भैया जी, इसको ही कंट्रोल करती है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। दिमाग तक जानकारी चली जाती है बट कंट्रोल कौन करती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरुरज्जु करती है। तो जब अचानक से हमारे शरीर के साथ कोई उद्दीपन होता है, कोई छेड़खानी होती है, उस समय पर हमारे शरीर का वो अंग ऑटोमेटिकली आगे पीछे हो जाता है। राइट, इसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया और इसको कंट्रोल करती है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग जो है सेकेंडरी ब्रेन भी कहते हैं। हाँ, फिर मेरुरज्जु दिमाग को बता देती कि सुनो, अरे वो कोई गरम जो है बहुत ठंडी या गरम चीज टच हुई थी हाथ से, हमने पीछे खींच लिया हाथ को। दिमाग कहता है चल थैंक गॉड तूने संभाल लिया, नहीं तो दिक्कत हो जाती, मेरे पास सिग्नल आता, मैं सोचता समझता, तब तक तो हाथ जल जाता। बात समझ में आई? तो इसी कारण से अपन मेरुरज्जु को सेकेंडरी ब्रेन भी कहते हैं। पर इसका जो कंट्रोल है वो कौन करता है, मेरुरज्जु। दिमाग तक सिर्फ जानकारी जाती है, कंट्रोल नहीं होता है। ठीक, तो ऐसी क्रियाओं को बाबूजी हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। और जिस रास्ते से ये क्रियाएं होती हैं, देखो एक चाप बन रहा होगा, यहां से जो है संवेदी आपकी तंत्रिकाएं आगे गई और भैया मोटर जो तंत्रिकाएं हैं, मोटर नर्व जो है वो सिग्नल लेकर आई। तो ये जो रास्ता है, ये जो चाप बन रहा है ना बाबूजी, इस चाप को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। ये जो चाप बन रहा है ना बेटा जी, इसको अपन बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। और जो क्रिया हो रही है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। अब आप बोलोगे सर अनैच्छिक क्रियाएं, तो ध्यान से देखिएगा, इसको जो है पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क में भी कौन, अरे बाबूजी मेड्यूला। क्लियर? ये अनैच्छिक क्रियाएं जो है उसको पश्चिम मस्तिष्क की मेडुला जो है वो कंट्रोल करती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो एक तरफ है अनैच्छिक क्रियाएं और एक तरफ जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं। दोनों में सोचने समझने का कोनो लेना देना नहीं है। सोचने समझने वाली क्रियाएं पता है कौन सी होती है? ये वाली देखो उसका नाम क्या था जिसने मेरे को उधारी दिया था या मेरे से उधारी लिया था? अब ये मेमोरी की बात हो गई। आज मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ये मेमोरी की बात हो गई। क्या मुझे खेलने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो अंदर से तो आवाज आएगी कि खेलने जा भाई, अभी नहीं खेलोगे कब खेलोगे। पर ये जितनी चीजें जिसमें हम सोचने समझने वाली बातें करते हैं ना, ये हमारे दिमाग का अग्र मस्तिष्क करता है। इच्छा अनुसार जो चीजें होती हैं उसका इन दोनों से कोनो लेना देना नहीं है। तो ये दोनों जो हैं इसका हमारे इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स को इन दोनों ही टॉपिक्स में क्या होता है, कंफ्यूजन। पर याद रहे, वो उदाहरण से आप याद रखो बेटा, अनैच्छिक क्रियाओं में ऐसे हमारे शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं, राइट, जिस पर
हमारे दिमाग का कोनो कंट्रोल नहीं है, हम सोच समझकर चाहकर भी वो काम नहीं कर सकते। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। जैसे पलक का अचानक से जैसे हाथ यदि पास में आएगा ना तो ऑटोमेटिकली पलक जो है वो बंद हो जाएगी। काहे बंद हो जाएगी? भाई आंखों को बचाना बहुत जरूरी है ना, बात समझ में? तो प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो मेरुरज्जु कंट्रोल करती है, पश्चिम मस्तिष्क की मेडुला जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल करती है। क्लियर? बोलो यस सर। हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, बहुत मजेदार कहानी, आ जाओ। ठीक, तो अनैच्छिक क्रिया जो है वो मस्तिष्क मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा नियंत्रित की जाती है, जबकि यदि हम बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं की तो यह शरीर के द्वारा विशिष्ट अनुक्रियाएं होती हैं जो तुरंत घटित होती हैं और उसमें मस्तिष्क की कोनो भूमिका नहीं होती है, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड बोले तो कौन? स्पाइनल कॉर्ड बोले तो कौन? तो बाबूजी मेरुरज्जु। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। गर्दा उड़ा देंगे, इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो मेरुरज्जु वो चीज है जो प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन जैसी चीजों को कंट्रोल करती है। क्लियर? चलिए, यदि ये क्लियर है तो हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। आइए, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है? तो ध्यान से देखिएगा, जब हम उच्च वर्गीय पादप की बात करते हैं, मतलब बड़े पेड़ पौधे की, लिख देता हूं यहां पर, उच्च वर्गीय का मतलब होता है बड़े पेड़, बड़े पेड़ पौधे। जब आप बड़े पेड़ पौधों की बात करते हो तो इनके अंदर बहुत सारी विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। इन विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिकों का स्त्राव होता है, जिन्हें बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। कुछ ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का स्त्राव होता है, स्त्रवण होता है, जिसे हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा भैया, इनको अपन कहते हैं हार्मोन। और ये पौधे की वृद्धि में क्या करते हैं? नियमन करते हैं और नियंत्रण करते हैं। कुछ पादप हार्मोन पादप वृद्धि दर को प्रेरित करते हैं, जबकि अन्य जो है वो कम कर देते हैं। अब यदि आपसे कोई बोले कि जिब्रेलिन क्या करता है, साइटोकाइनिन क्या करता है, ऑक्सिन क्या करता है, तो भैया ये वृद्धि बढ़ाते हैं। पर एस्बेस्टिक अम्ल की यदि हम बात करें तो ये वृद्धि कैसी करते हैं? कम करते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है? तो इसका सीधा सीधा एक लाइन का जवाब है, और वो क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा, हार्मोन के द्वारा। बहुत लाइट्स तरीके से आपको दिख रहा होगा, हार्मोन के द्वारा। आपने कहा ओके सर। तो भैया इसकी कहानी क्या है? बहुत ध्यान से देखेंगे। हार्मोन वो चीजें होती हैं जो कि पादप के अंदर, हार्मोन वो चीजें होती हैं जो पादप के अंदर रासायनिक समन्वय करती हैं। अब आप बोलेंगे सर तंत्रिकीय समन्वय कहां पर होता है? तो भैया पादपों में तंत्रिकीय समन्वय होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? तो पादप में मस्तिष्क कहां होता है? रीढ़ की हड्डी कहां होती है? तंत्रिका कोशिकाएं कहां होती हैं? बिल्कुल नहीं होती हैं। बात समझ में? इसलिए पौधों के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? रासायनिक समन्वय होता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट हो जाए, चलो तगड़ा वाला जो है वो क्या हो जाए? तो बेटा स्क्रीनशॉट हो जाए। हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप। क्लियर है? बोलिए यस सर, बोलिए यस सर, बोलिए यस सर। ठीक, चलो नोट कर लो, खत्म कहानी, आगे बढ़ेंगे। आज अब अगला सवाल क्या है? मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होता है? बहुत ध्यान से देखिएगा, यह भी बढ़िया सवाल है, तगड़ा सवाल है। कैसे है देखते हैं। मेरुरज्जु आघात के कारण संकेत जो मस्तिष्क से दूर मेरुरज्जु होते हुए जाते हैं, उनके आवागमन में व्यवधान होता है। इससे मस्तिष्क को संवाद सही ढंग से नहीं मिल पाता है, फलतः प्रतिवर्ती क्रिया संपादित नहीं हो पाती है, और भी बहुत सारी चीजें संपादित नहीं हो पाती है। समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये हमारा मस्तिष्क है, खोपड़िया। हमारा एक तो दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी हम, और हमारे अंदर भी सबसे खतरनाक जो अंग है, बात समझ में आई? वो कौन सा है? ये खोपड़िया, मस्तिष्क, जिसके अंदर तीन चीजें होती हैं। कौन सी होती हैं अभी बताऊंगा, ठीक है जी। चलो यस सर बोल दो, ठीक है। अब देखो, अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो है पप्पू है, ये रहा पप्पू, ये रही उसकी गर्दन, और ये रहा उसका शरीर। आपने कहा हाँ सर। और एक काम करते हैं, जो पप्पू है भैया उसके दोनों अपन पैर भी बना देते हैं। ये लो, पप्पू के अपन ने बना दिए। अरे यार,
पप्पू के जो है हम बना देते हैं पैर पैर पैर, ये बना दिए पप्पू के पैर, और ये बना दिए भाई पप्पू के पैर। आपने कहा हाँ सर पप्पू के पैर बना दिए, पप्पू के हाथ भी बना देते हैं। चलो ये रहे पप्पू के हाथ, यार ये लो, और इधर वाला पप्पू का मैंने बना दिया हाथ। ठीक है, आपका यदि ड्राइंग पेंटिंग के ऊपर से विश्वास उठ रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पर अपन बायोलॉजी पर फोकस करते हैं क्योंकि अभी एग्जाम में वही आएगा। ठीक है, बोलो यस सर। चलो आ जाओ। अब मैं कह रहा हूं कि भैया यहां पर है ब्रेन, खोपड़ी। इसके 3 भाग होते हैं, उसको अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, पश्चिम मस्तिष्क होता है। बोले तो फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा यहाँ पर खुपड़िया है कपाल के अंदर जो पाया जाता है, भैया ये रही मेरुरज्जु। बात समझ में आ गई? अब सुनो, शरीर के अंदर नियंत्रण और समन्वय मुख्य रूप से तो मस्तिष्क के द्वारा हो रहा है। बोलो यस सर। अब यदि मुझे इस वाले हाथ को, बहुत ध्यान से देखना, इस वाले ये हाथ है, मान लो कि एक हाथ है, बात समझ में आई? अब ये हाथ है, हाँ ये हाथ है बेटा, ये हाथ है, लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग ऐसे तो देखकर मानने वाले हो नहीं। इनफैक्ट मैं खुद भी नहीं मान पा रहा हूं कि वो मैंने हाथ बनाया हुआ है। राइट, ये हाथ है। चलिए, अब दिमाग को यदि सिग्नल देना है इस हाथ को, अब दिमाग को यदि सिग्नल देना है इस हाथ को, तो भैया सिग्नल जो है, देखो ऊपर वाला जो भाग है वो तो मस्तिष्क है। आपने कहा हाँ सर, ऊपर वाला जो भाग है वो तो मस्तिष्क है, और बाबूजी ये वाला जो भाग है वो तो मेरुरज्जु है ना। ये वाला जो भाग है ये क्या है? तो भैया मेरुरज्जु है। तो आपने कहा, दिमाग ने कहा कि मुझे सिग्नल जो है भेजना है इस हाथ के पास तक, तो सिग्नल मेरुरज्जु होते हुए तो आएगा भैया। मतलब हमारे शरीर की जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं हैं और तंत्रिकाएं हैं, कौन सी, जो मेरुरज्जु से बाहर निकल रही हैं। हाथ आ गया, पैर आ गया, सॉरी हाथ आ गया, पैर आ गया, और शरीर के जितने भी अंग हैं। बात समझ में आ रही है? तो दिमाग और उन अंगों के बीच में कौन आ गया? मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु जो है वो एक प्रकार का क्या है? जंक्शन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या है? तो बाबूजी ये एक प्रकार का जंक्शन है। दिमाग और बाकी सारे जो अंग हैं हमारे पूरे शरीर के, उसको जोड़ने का काम कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। मतलब कि यदि मैं यहां पर, ध्यान से देखना, मैं यहां पर जो है ऐसे 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 कट लगा रहा हूं, तो मुझे जो दर्द फील हो रहा है ना, अभी हो रहा है मेरे को, देखो सफेद सफेद हो गया यहाँ पे, तो जो मेरे को दर्द फील हो रहा है ना, बेसिकली वो सिग्नल यहां से निकला ऐसा गया और मेरुरज्जु से मेरे मस्तिष्क तक गया। बात समझ में आई? बोला यस सर। इसका मतलब ये कि मेरुरज्जु जो है वो मस्तिष्क और हमारा जो अंग है उसके बीच में एक जंक्शन का काम करता है। अब आपने कहा कि भैया स्पाइनल कॉर्ड पे ही आघात कर दिया गया, उसको ही अपन ने जो है कैसा कर दिया? नुकसान पहुंचा दिया। तो ये सिग्नल तो यहां से खत्म हो गया ना बाबूजी, ये लो सिग्नल यहां से खत्म हो गया। आपने कहा ये सर सिग्नल ही खत्म हो गया सर, अब कैसे करेंगे काम? सिग्नल तो ऊपर गया ही नहीं, सिग्नल यहां पर कैसा हो गया? सिग्नल खत्म हो गया यहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन हाथ पैर और इन सारी चीजों का जो कंट्रोल है वो कौन करेगा? दिमाग तो कर ही नहीं पाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। इसलिए मेरुरज्जु पे यदि राइट आघात हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो भैया उससे संकेत क्या आवागमन में क्या होगा? व्यवधान उत्पन्न होगा। और संकेतों की यदि आने जाने में व्यवधान उत्पन्न होगा तो इसके कारण बस ये समझ लो कि फिर बचा क्या? हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्लियर है कहानी? तो बस खत्म, नोट कर लीजिए। तो ये जो कहानी है ये बड़ी ही कैसी है? इंटरेस्टिंग है। आप इसको नोट करेंगे और हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? देखो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। यदि आप ध्यान से जानते हो तो आप यदि ध्यान से देखोगे तो मैं यहां पर एक जल्दी से एक कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये खुपड़िया है, पिंक कलर की जो है, ये क्या बनाई हमने? ये बनाया हमने मस्तिष्क, और ये उसमें भी बनाया हमने अग्र मस्तिष्क। क्लियर? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बाबूजी ग्रीन कलर से जो मैं बना रहा हूं ना, ये मध्य मस्तिष्क है, हालांकि ये इससे भी छोटा होता है। और नीले कलर से जो मैं बना रहा हूं ना, राइट, नीले कलर से जो भी चीज मैं बना रहा हूं, राइट, वो है भैया हमारा क्या? तो पश्चिम मस्तिष्क। क्या है? पश्चिम मस्तिष्क है। तो ये 3 चीजें मैंने यहां पर बना दी हैं।
बात समझ में आई? तो देखो पिंक वाला जो है वो अग्र मस्तिष्क है, ग्रीन वाला जो है वो बेसिकली हमारा मध्य मस्तिष्क है, और नीला वाला जो है वो हमारा पश्चिम मस्तिष्क है। ये 3 डिवीजन होते हैं, और जितनी भी सेंस वाली चीजें होती हैं, जितनी भी सेंस वाली चीजें होती हैं, ठीक है, उसका लेना देना होता है किसके साथ? अग्र मस्तिष्क के साथ। अग्र मस्तिष्क के साथ जितनी भी सोचने समझने वाली चीजें, जितनी भी ग्राही अंग जो है दिमाग के अंदर, ग्राही अंग जो है वो सूचना लेकर आते हैं, उसका लेना देना होता है अग्र मस्तिष्क। और भैया इसके अंदर भी पाया जाता है प्रमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं। बोलो यस सर। तो अग्र मस्तिष्क के अंदर पाया गया आपका प्रमस्तिष्क। आपने कहा हाँ सर। तो यहीं पर जो है ग्राही अंग सारे कनेक्ट होते हैं। आपने कहा अरे वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया। तो यहीं पर सारे के सारे जो ग्राही अंग होंगे वो कैसे होंगे भैया? कनेक्ट होंगे। तो अगरबत्ती की जो गंध है किस में गई? नाक में गई। और नाक से बहुत ध्यान से देखिएगा 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हैं। अब आप बोलोगे सर आपने एक वर्ड यूज किया तंत्रिका, क्या इसका लेना देना तंत्र मंत्र से है? तो इसका लेना देना तंत्र मंत्र से नहीं है। इसका काम होता है सिग्नल को लेकर जाना, एक प्रकार का ये वायर है। क्लियर है? अब बताओ जरा, नाक से गई कपाल तंत्रिका, अब यहां से आगे कहां जाएगी? जल्दी से बताओ, फिर डिस्कस करते हैं और बढ़ते हैं आगे। हरिया चलिए। तो आपने कहा कि सर देखिए नाक से तो भैया 12, अब देखो नाक से 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं नहीं है, नाक से कपाल तंत्रिकाएं हैं जो जुड़ी है कपाल के साथ। कुल मिलाकर हमारा जो मस्तिष्क होता है उससे 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। और देखो ये मस्तिष्क है, खोपड़िया है। बोले यस सर। यहां से निकलती है 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, और वो हमारे पूरा जो ये ऊपर वाला भाग है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वाला भाग, उन सब में जाकर जो है कनेक्टेड रहती है। और तंत्रिका का काम क्या होता है? सिग्नलों का आदान प्रदान करना। वायर है बेसिकली अपने शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे वायर डले हुए हैं भैया, जिसको हम लोग तंत्रिकाएं कहते हैं, जो कि तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, जहां पर हम नियंत्रण और समन्वय इनके माध्यम से करवाते हैं। ओके, और ये चली जाती है किसके पास में? मस्तिष्क के पास में। आपने कहा हाँ सर। तो हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाएंगे? तो नाक पे पहुंची गंध, बोलो यस सर। और ये जो गंध है ये पहुंची नाक में, यहां से कपाल तंत्रिका, तो 12 जोड़ी में हटा देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कपाल तंत्रिका से ये पहुंची मस्तिष्क में। मस्तिष्क का ये जो अग्र मस्तिष्क है, ये हमारे सारे जो ग्राही अंग होते हैं ना उनके साथ कनेक्टेड होता है। अग्र मस्तिष्क जो है वो यहां पर बताता है, ये ऊपर वाला जो भाग है, बात समझ में आई? उसमें भी जो सेरेब्रम है प्रमस्तिष्क, वो बताता है कि मस्त खुशबू आ रही है, चंदन वाला जो फ्लेवर है अगरबत्ती का वो रहा होगा, या रोज वाला रहा होगा, या जो भी आपको अच्छा लगता है, मोगरा रहा होगा, मान लो आप। बात समझ में आ गई? तो भैया ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना प्रमस्तिष्क, जिसको आप सेरिब्रम कहते हो, वो बताता है कि गंध कैसी है, क्योंकि वहां तो स्टोर हो चुकी है वो इंफॉर्मेशन बहुत पहले से। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो इस तरीके से हमें अगरबत्ती की गंध का पता लगाते हैं। लिखेंगे कैसे? बहुत ध्यान से देखिएगा। अगरबत्ती या किसी भी प्रकार की गंध का पता हम अग्र मस्तिष्क से करते हैं। इसमें गंध का पता करने के लिए संवेदी केंद्र होता है, जिससे गंध की सूचना प्राप्त होती है। इसको हम ग्राही संवेदी तंत्र भी कहते हैं। गुलाबी वाला जो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, गुलाबी 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 गुलाबी, पिंक वाला भाग जो है बेटा, राइट, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा अग्र मस्तिष्क है। ये हमारा लगभग 70% के आसपास होता है। समझ में आ गई बात? बोलो यस सर। मैं मानता हूं कि मैंने बहुत सस्ता सा डायग्राम बनाया है, बहुत सस्ता मस्तिष्क बनाया है, राइट। गुलाबी वाला जो है वो अग्र, हरा वाला जो है मध्य, नीला वाला जो है ये कनेक्टेड है बाबू, ये कनेक्टेड है यार। नीला वाला जो है, जो कनेक्टेड है आपस में, राइट, नीला वाला जो भाग है, ठीक है, वो कैसा होगा? पश्चिम मस्तिष्क होगा। क्लियर? बोलो यस सर। इस किसके अंदर कौन से भाग होते हैं वो भी अपन देख लेंगे, है ना? नोट कर लो, चलो ठीक। बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे। छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? बहुत ध्यान से देखिएगा, बात समझ में आई? देखो 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 और कहानी को समझो, ठीक। एक तरफ तो है प्रकाश की ओर, प्रकाश की ओर, प्रकाश की और नहीं, प्रकाश की ओर गति, इसका लेना देना वृद्धि के साथ में, ठीक है। और छुई मुई, रुको इसको पूरा लिखना पड़ेगा, छुई मुई पादप की, पादप वादप छोड़ो, छुई मुई पत्तियों की गति लिखते हैं अपन, ठीक है। पत्तियों की गति,
मैंने कहा भैया छुई मुई पत्तियों की गति की मैं बात कर रहा हूं। एक तरफ तो प्रकाश की ओर गति है और एक तरफ छुई मुई की पत्तियों की गति है। तो प्रकाश की ओर जो गति है वो हो क्यों रही है? आप भी जानते हो कि बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं, और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन ही नहीं बना पाएंगे। आपने कहा हाँ सर, बात तो बिल्कुल 100% की कर रहे हैं आप, बात समझ में आई। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो भोजन कैसे बनेगा? पत्तियों द्वारा नहीं बनेगा। मतलब ये कि प्रकाश की ओर जो गति है वो प्रकाशानुवर्तन है और इसका लेना देना वृद्धि के साथ है। ठीक है, तो ये वृद्धि के कारण गति है। मतलब ये कि यदि पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो प्रकाश की ओर गति नहीं करेंगी तो वृद्धि रुक जाएगी। तो इसका लेना देना किसके साथ में? वृद्धि के कारण गति से है। और छुई मुई की पत्तियों की जो गति होती है वो स्पर्श के कारण है बेटा, इसका वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। ये स्पर्श के कारण, स्पर्श और पूरा यदि हम इसको लिखेंगे तो संवेदनशीलता। क्लियर? तो स्पर्श के कारण जो भी संवेदनशीलता है, स्पर्श संवेदनशीलता के कारण गति है। क्या है? कारण गति है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो भैया ऊपर वाली बात वृद्धि के कारण गति है, नीचे वाली जो बात है स्पर्श संवेदनशीलता के कारण गति है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। इसका मतलब ये, इसका वृद्धि से कौनो लेना देना नहीं है। यदि प्रकाश की ओर पत्तियां नहीं मुड़ेंगी, यदि प्रकाश की ओर पत्तियां नहीं मुड़ेंगी तो उसके कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और वृद्धि पे असर पड़ेगा। तो ये वृद्धि से लेना देना नहीं है, इसका जो है वृद्धि से नो लेना देना, नो लेना देना, इसका वृद्धि से कोनो लेना देना नहीं है बाबूजी। क्लियर है? अब इसको लिखेंगे कैसे वो भी तो देख लें यार, इंटरेस्टिंग कहानी। तो छुई मुई पादप की गति प्रकाश के उद्दीपन की दिशा में प्रभावित गति से होती है, जबकि छुई मुई के, एक मिनट, छुई मुई पादप की गति, जबकि छुई मुई की पत्तियों की गति जो है राइट, वो जो है अकुंचन गति कहलाती है। अच्छा ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसको अपन नीचे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको इसमें थोड़ा और एडिट करना है कि छुई मुई पादप की जो गति होती है वो प्रकाश के उद्दीपन की दिशा में प्रभावित गति से भिन्न होती है, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, छुई मुई की गति अकुंचन गति कहलाती है और प्रकाश की ओर गति जो है वो क्या कहलाती है? तो भैया वो प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्रकाश की ओर गति जो है, मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखेगा अपनी कॉपी में, प्रकाश की ओर जो गति होती है ना राइट, वो वृद्धि के कारण होती है, जबकि छुई मुई की जो पत्तियों की गति होती है वो जल की जो सांद्रता है। आप ध्यान से देखना, जब हम छुई मुई की पत्तियों को टच नहीं करते ना तो उसकी पत्तियां ऐसे एकदम सीना तान के ऐसे खड़ी रहती हैं, और जैसे हमने उसको टच किया तो इस जगह पर जल का जो कॉन्सेंट्रेशन है, छुई मुई की पत्ती की मैं बात कर रहा हूं राइट, रुको बना ही देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर ये क्या बताया आपने, हमारे समझ में ही नहीं आया। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, पहले छुई मुई की पत्ती ऐसी रहती है, देखो तन के खड़ी है बिल्कुल पत्तियां। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, ये छुई मुई की पत्तियां हैं। ठीक, अच्छा जी। अब जैसे ही आपने छुई मुई की पत्ती को टच किया, टच टच टच, यहां टच किया, वैसे क्या हुआ? देखो ऐसी तन के खड़ी हुई पत्ती है, देखो उसको, इसको समझो यार, ये देखो ऐसे। क्लियर एकदम। अब जैसे ही आपने यहां टच किया तो भैया जो जल की सांद्रता है पत्तियों के अंदर, जो एक्स्ट्रा जल भरा हुआ था, वो सांद्रता कैसी होती है? कम हो जाती है। कम होने के कारण क्या होता है? पत्तियां जो है वो ढीली हो जाती हैं। कैसे? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे 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 ऐसे, और पत्तियां जो है वो ढीली हो जाती हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसी होती है कि नहीं होती? जल्दी बताओ। इसका मतलब ये जल की सांद्रता में परिवर्तन होता है, इसका वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। फिर 10 मिनट का आप वेट करो, 10 मिनट बाद फिर वैसे सीना तान के खड़ी हो जाएंगी पत्तियां। तो पत्तियां ऐसे रहती हैं, जैसे हम टच करते हैं तो फिर वो ऐसे से ऐसी हो जाती हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। एक्टिंग नहीं, बायोलॉजी पे फोकस करो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो पहले और ये बाद में। अब इसका प्रकाश संश्लेषण से कोनो लेना देना नहीं है। क्लियर है? बोलो यस सर। नीचे वाले पॉइंट्स को नोट कर लो, ऊपर की सिर्फ यहां तक लाइन अप नोट करना और ये डायग्राम बना लेना। ठीक, बोलो यस सर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अपने को क्या करनी है? अभी कल्पना करनी है। बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए अपने को एक प्रयोग जो है उसकी क्या करनी है? तो भैया कल्पना करनी है। क्या करनी है? बहुत ध्यान से देखिएगा, अपने को एक कल्पना करनी है। किसको दर्शाने के लिए? जलानुवर्तन। चलो करते हैं, आओ। तो अब मैंने क्या किया, मैंने जो है यहां पर ये लो,
मैंने जो है यहां पर ऐसा एक डिब्बा बनाया, मैंने जो है यहां पर ऐसा एक डिब्बा बनाया और इसके अंदर मैंने ये मृदा डाल दी, डाल दी, डाल दी, डाल दी, डाल ये मिट्टी डाल दी अपन ने। बात समझ में आई? मैंने जो है ये यहां पर मिट्टी डाल दी और मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ ऐसा किया कि इधर वाला जो भाग है, ठीक है, यहां पर जल ज्यादा है, यहां पर जो है जल ज्यादा है। नीला वाला जो बना रहे हैं बेटा, एकदम लाइट नीला आपको जो दिख रहा होगा, राइट, वो किसको दर्शा रहा है कि भैया यहां पर जल जो है वो ज्यादा है। ठीक, यहां पर जल है, नीला वाला जो आपको दिख रहा है ये जल है ज्यादा। इस तरीके से हमने बना दिया, ठीक है ना। और हमने यहां पर एक बीज लगाया, चलो एक बीज भी लगाते हैं अपन। तो हम लगाएंगे मटर, लगाते हैं हम, ठीक है, मटर, मेंडल अंकल वाला मटर लगाते हैं। तो ये मटर लगाया हमने यहां पर, तो ये मटर लगाया हमने, ठीक है जी। चलो इसको अपन लिख देते हैं मटर का दाना, मटर का दाना, ठीक। चलो ये मटर हमने लगा दिया। अब होगा क्या, इस जगह पर जल है और यहां पर जो है कम जल है, और जल यहां पर कैसा है, तो भैया ज्यादा है। ऐसा तो अपन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने कहा सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से बंद कर दो, उधर से यदि आप पानी डालोगे तो इधर वाली जो मिट्टी होगी उसमें जल कैसा होगा, ज्यादा होगा। भैया इधर वाली मिट्टी में जल ज्यादा होगा और इस तरफ वाली मिट्टी में जल कम होगा। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सही है। अब मटर का जो हल्का हल्का जल फिर भी है यहाँ पे, पर कम है, ठीक है। अब मटर का जो दाना है उसमें आएगा अंकुर। उसमें क्या आएगा, आप ध्यान से देखिएगा, उसमें आएगा बाबूजी अंकुर। चलो अंकुर लाते हैं इसमें अब, ठीक है। चलो ये इसमें आया अंकुर, इस रंग से इसमें आया अंकुर। चलो ये अंकुर फूटा भैया, इसमें ये जो है इसमें क्या फूटा, अंकुर फूटा। आपने कहा हाँ सर अंकुर फूटा। चलो इस तरीके से अंकुर फूटा और जड़ जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। तो जड़ जो है वो नीचे की तरफ, तो उसको सीधे जाना चाहिए, उसको तो सीधे जाना चाहिए। पर जड़ ने देखा कि भैया वहां पर जल है, वहां पर जल की सांद्रता ज्यादा है। जड़ ने जैसे ये देखा कि उस जगह पर जल की जो सांद्रता है वो ज्यादा है, तो जड़ जो है ना वो सीधी नीचे ना जाने के बजाय 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 जड़ जो है वो इधर की तरफ जाने लगी। यार जड़ को कौन से रंग से बनाऊं, इससे बनाते हैं। तो जड़ जो है वो इस तरफ जाने लगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, जड़ जो है वो निकलकर ऐसे जाने लगी। मतलब ये आप यदि ध्यान से देखोगे देन यू विल कम टू नो कि सर ये जड़ जो है, राइट, जड़ जल की तरफ जा रही है। अब आप बोलोगे सर जल की तरफ क्यों जा रही है? अरे भैया जल और मृदा जो है वहीं से तो क्या मिलेगा, पोषक तत्व मिलेंगे। वहां पर जो मृदा में जल है वही जल जो है जाइलम अपने अंदर लेगा और उससे फिर भोजन बनेगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो जड़ जल की तरफ क्या हो रही है, जा रही है, मतलब कि अनुवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, अनुवर्तन हो रहा है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, रुको ना अपनी वाली स्टाइल में लिखेंगे ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, रुको ना अपनी वाली स्टाइल में लिखेंगे, राइट। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जलानुवर्तन। और इसी को हम लोग बोलते हैं जलानुवर्तन। और इसी को हम लोग बोलते हैं जलानुवर्तन, क्योंकि जो जड़ है वो किसकी तरफ जा रही है भैया, जल की तरफ जा रही है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जलानुवर्तन। ठीक है जी, बोलो यस सर। कुछ दिनों बाद जो है मटर का जो पौधा है वो पूरा खिल जाएगा, फिर मेंडल अंकल एक्टिवेट हो जाएंगे। लंबा पौधा है कि बहुना पौधा है, प्रभावी लक्षण कौन से, अप्रभावी लक्षण कौन से हैं, बीज जो है इसका हरा है कि पीला है, झुर्रीदार है कि गोल है, बात फूल जो है वो बैगनी है कि सफेद है। यही सब तो पढ़ा था हमने कौन से वाले अध्याय में, आनुवंशिकता और जैव विकास। यदि आपने वो नहीं पढ़ा है चैप्टर तो पढ़कर देख लो। मैंने मेंडल के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है और कुछ दिनों में उसका भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला पार्ट आ रहा है, तो कौन घबराने की बात नहीं है। ठीक है जी, बोलो यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी क्लियर, बोलो यस सर। तो भैया इसी को हम जो है प्रयोग कहते हैं कि जलानुवर्तन को अपन ने दर्शा दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो बीजों के अंकुरण के लिए एक ओर हमने नम और दूसरी ओर सूखी हुई जमीन का उपयोग किया। मूलांकुर मतलब जड़ की तरफ जाने वाले को हम क्या बोलते हैं, मूलांकुर बोलते हैं। सबसे पहले जो है वो धनात्मक गुरुत्वीय होने के कारण नीचे की ओर गति करता है और बाद में जो है गीली जमीन की ओर गति करता है। बिल्कुल सही बात, पहले नीचे गया, पहले जो है ये नीचे गया और फिर ये इधर की तरफ आने लगा।
बात समझ में आई? तो बस क्या क्या डायग्राम भी तगड़ा बना है, क्लियर है। मेंडल अंकल को मटर पर एक्सपेरिमेंट करने दो, आप सारे कॉन्सेप्ट सीखकर अच्छे खासे मार्क्स लेकर आ जाओ, और फिर इस मटर को भून कर मस्त तरीके से खाओ, या फिर इसका मटर पनीर या फिर जो है कुछ भी बना लो, मटर मसाला, कोई क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, स्क्रीनशॉट लिया जाए और चल रहे हैं अगले सवाल के तरफ। ठीक है जी, चलिए आइए, हार्मोन की परिभाषा दीजिए। क्या बात है, हुआ ना सवाल। रासायनिक नियंत्रण और समन्वय तंत्र का, बहुत ध्यान से देखिएगा, रासायनिक नियंत्रण और समन्वय तंत्र का हीरो कौन है भैया? हार्मोन है। समझने की कोशिश करते हैं, चलो। जब हमारा जन्म होता है तो भैया हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, जिसके कारण हम बड़े होते हैं। यदि आपका जो वृद्धि हार्मोन है, जीएच है, ग्रोथ हार्मोन है, यदि वो स्रावित नहीं हुआ तो भौने रह जाओगे, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आप 12-13 साल के होने लगते हैं, आपको दूसरा जो विपरीत सेक्स होता है, विपरीत लिंग होता है, उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, आकर्षण आने लगता है। बोले तो लड़कों को लड़कियां अच्छी लगने लगती हैं, लड़कियों को लड़के अच्छे लगने लगते हैं। बात समझ में? तो ये जो एक प्रकार का दूसरे लिंग से होने वाला आकर्षण है, किसके कारण होता है? हार्मोन के कारण होता है। जो लड़के होते हैं, राइट, किशोरावस्था में आने पर उनकी दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, किसके कारण? हार्मोन के कारण। बालिकाएं जो होती हैं, मादा जो होती है, उसमें भैया मासिक चक्र शुरू हो जाता है, किसके कारण? हार्मोन के कारण। क्लियर है कहानी? अचानक से जब हमारे सामने कुछ आता है तो हम घबरा जाते हैं, दिल हमारा एकदम जोरों से धड़कने लगता है। एक्टिंग पे नहीं, कॉन्सेप्ट पे जाना, एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है? तो दिल हमारा बहुत जोरों से धड़कने लगता है और धड़कन हमारी बढ़ जाती है। उस समय पर एक हार्मोन निकल कर आता है अधिवृक्क ग्रंथि से, जिसे हम एड्रेनलिन कहते हैं। तो वो कंट्रोल करता है हमारे शरीर को आपातकाल के लिए। ये सब कौन करते हैं? शारीरिक इस प्रकार के समन्वय और नियंत्रण की जो हरकतें हैं, ये कौन करवाते हैं? हार्मोन। तो हार्मोन यदि आप ध्यान से देखें तो बाबूजी, हार्मोन जो है वो एक प्रकार का रसायन है। हार्मोन जो है वो एक प्रकार का क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा तो बाबूजी, ये जो है वो एक प्रकार का रसायन है। क्या है? तो हार्मोन जो है वो एक प्रकार का रसायन है। तो हार्मोन जो है विशिष्ट, जटिल, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूं। तो हार्मोन जो है वो है विशिष्ट, जटिल, कार्बनिक यौगिक। हार्मोन कौन है? तो बाबूजी ये है विशिष्ट, जटिल, कार्बनिक यौगिक जो अल्प मात्रा में ओके, जो बहुत ही कम मात्रा में, जो हमारी अंतस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिसमें पीयूष ग्रंथि आ गई, जिसमें हमारे वृषण आ गए, यदि हम पुरुषों की बात करें तो, जिसमें हमारी अधिवृक्क ग्रंथि आ गई, जिसमें हमारा थैलेमस यानी कि चेतक और हमारा हाइपोथैलेमस यानी कि अधोचेतक आ गया, जिसमें पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड आ गई, जिसमें हमारी जो है थायराइड ग्लैंड आ गई, इनके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। और इनकी अल्प मात्रा से ही हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। और पता है बेस्ट हार्मोन कौन सा होता है? और पता है बेस्ट हार्मोन कौन सा होता है? जो हमेशा हमें हैप्पी रखता है, जोश में रखता है और एकदम जो है मजे में रखता है, जो कि बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, बड़े होने के बाद ही कम होने लगता है, फिर 50 टेंशन आने लगती है। बात समझ में आ रही है? पर नहीं भैया, सबसे जरूरी हार्मोन, जरूरी नहीं कह सकते, इंटरेस्टिंग हार्मोन जो है, जो हमें हमेशा जोश में रखता है, एनर्जेटिक रखता है, हैप्पी रखता है, इंटरेस्टिंग बनाए रखता है, बिल्कुल भी बोरिंग होने नहीं देता है, उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं डोपामाइन। डोपामाइन, बात समझ में आई? बोलो यस सर। डोपामाइन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, डोपामाइन हार्मोन, जैसे हम लोग हैप्पीनेस या फिर जोश में बनाए रखने वाला हार्मोन भी कहते हैं। अचानक से जब आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, अचानक से मतलब जब जिस दिन रिजल्ट आएगा उसकी मैं बात कर रहा हूं। अच्छा रिजल्ट के लिए भैया बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो अपन कर ही रहे हैं, घबराने वाली बात नहीं है। पर जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जैसे रोल नंबर डालोगे, उसके बाद जो है स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखेगा 97%, 98%, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक। आप उसको जैसे ही देखोगे, आप इमोशनल के साथ साथ एकदम जोश में आ जाओगे और आप अंदर से बहुत ज्यादा हैप्पी फील करने लगोगे। मतलब शरीर में कौन बना? डोपामाइन।
मतलब कि शरीर में कौन बना बाबूजी? तो भैया डोपामाइन हार्मोन बना, और इस हार्मोन को अपन कहते हैं हैप्पीनेस हार्मोन। तो रासायनिक नियंत्रण और समन्वय, बात समझ में आई? तंत्र का जो हीरो है वो कौन है? हार्मोन है। और इसके बारे में भाई लघु उत्तरीय है इसलिए अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, दीर्घ उत्तरीय में इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके कपाल, मस्तिष्क, खोपड़िया के अंदर, मुंडी के अंदर मैं सेट करने वाला हूं, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कुछ नया। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, हरी अप, पक्का बोलो यस सर। अगला ही सवाल जो है वो ये पूछा गया है, हार्मोन से रिलेटेड है कि भैया जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। मैं हार्मोन के बारे में बता चुका हूं, इसको पढ़िए और अपना आंसर लिखिए, अपन बढ़ते हैं आगे। तो अब रासायनिक समन्वय के लिए आपने ये लिखा होगा कि सर देखिए जो रासायनिक समन्वय होता है उसके लिए जो जिम्मेदार चीज है वो क्या है? हार्मोन है। आपने कहा हाँ सर ये तो हार्मोन है, इसके बारे में अपन डिस्कस भी कर चुके हैं। तो हार्मोन बेसिकली ऐसे रसायन होते हैं जो अलग अलग प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं, और भैया इससे होता है रासायनिक प्रकार का समन्वय। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए आप एक दो जो है, बात समझ में आ रही है, एक दो हार्मोन के भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि आप जो है वृद्धि हार्मोन का एग्जाम्पल दे सकते हो। बोलो यस सर। वृद्धि हार्मोन का एग्जाम्पल दे सकते हो आप, जो है टेस्टोस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का, ऐसे जो हार्मोन है इनका एग्जाम्पल दे सकते हो आप। एड्रेनलिन का एग्जाम्पल दे सकते हो, और ये एड्रेनलिन जो है वो निकलती कहां से? तो भैया सीधी सी बात है, अधिवृक्क ग्रंथि से। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। स्क्रीनशॉट इसका लिया जाएगा और अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाएगा। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की ही सलाह क्यों दी जाती है? बहुत बढ़िया सवाल। इंटरनेट पर, टीवी पर और सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट जो है इसका बहुत प्रचार करती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन देती है, बेसिकली प्रचार नहीं करती है। बहुत सारे ऐड इसके बनाए जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि सुनो ताऊ, चाय भले ही 2 रुपए की कम पीना, पर नमक हमेशा आयोडीन युक्त ही खाना। तो जब भी बात होती है नमक की, बात समझ में आ रही है, हमेशा जो हम ये कहते हैं कि भैया आयोडीन युक्त नमक थी खाना। सवाल पैदा होता है कि आयोडीन युक्त नमक में ऐसा होता क्या है, राइट? तो जिसको हम आउटो ग्रंथि कहते हैं, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं? आउटो ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। बात समझ में आ रही है? इससे निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय क्रिया को हमारे शरीर में नियंत्रित करता है कि कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट और कितनी वसा जो है वो हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों से अवशोषित की जाएगी। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो अब ये क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, तो ये इन क्रियाओं को हमारे शरीर में नियंत्रित करता है। आपने कहा हाँ सर नियंत्रित तो करता है। चलिए, तो अब यदि थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए अपने को जरूरत किसकी होती है? आयोडीन की जरूरत होती है। क्लियर है? तो लिखना अपने को यही है बाबूजी कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए हमें जरूरत होती है किसकी? आयोडीन की। मतलब आयोडीन यदि नहीं होगा तो इन सब का उपापचय नहीं हो पाएगा, पहली बात। दूसरी बात जो है, घेंगा रोग यानी कि ग्वाइटर भी हो सकता है। गला जो है वो एक साइड से ऐसा फूल जाता है और बहुत दिक्कत जाती है भैया फिर। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलिए, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, और इसी कारण आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। खत्म खेल। चलिए, स्क्रीनशॉट लिया जाए, हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार से सहायक है? आप जानते हो कि वे सारे पादप या फिर हम यदि बात करें पौधे, राइट, जिनमें लता होती है, या आप ये कह सकते हैं जिसमें भैया बेले होते हैं। बेले जानते हो? यस सर, लता या बेले। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं किसका? लौकी का। सब्जी आपको कैसी भी लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इसका जूस बड़ा स्वास्थ्यवर्धक होता है। और साथ में ये एग्जाम्पल देने के लिए बढ़िया एग्जाम्पल है। तो हम बात करेंगे किसके बारे में? लौकी। हम बात करेंगे लौकी के बारे में, हम बात करेंगे कद्दू के बारे में। इन सब में क्या होता है? बेसिकली लता होती है। क्लियर है कहानी? तो ये सब ऐसे होते हैं ना कि इन्हें सहारे की जरूरत होती है अपने पौधे को ऊपर ले जाने के लिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे बेल होते हैं, राइट, तो इन सबको ना सहारे की जरूरत होती है ऊपर की तरफ गति करने के लिए। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो इनका जो प्रतान होता है ना वो स्पर्श को लेकर संवेदनशील होता है। इनका जो प्रतान होता है वह स्पर्श को लेकर संवेदनशील होता है। इसलिए आप देखना, वे सारे पेड़ पौधे जिनमें भैया अपने को बेला वेला चाहिए रहता है, जिसमें लताएं होती हैं, क्लियर, उन सब में हम सहारा लगा देते हैं ऐसे कटीली झाड़ियों का। तो इनके जो प्रतान होते हैं वो कटीली झाड़ियों को ऐसे पकड़ते हैं,
अरे जैसे स्पाइडरमैन आपने देखा है, स्पाइडरमैन करता क्या है, स्पाइडरमैन को यहां यदि पहुंचना है, एक बिल्डिंग यहां पर है, एक बिल्डिंग यहां पर है, तो स्पाइडरमैन यहां से ऐसा जाला फेंकता है, यहां से स्पाइडरमैन बोले तो मकड़ी मानो बेटा, यहां से, फिर यहां से बोलो यस सर, फिर ये यहां से ऐसे जाला फेंकते फेंकते यहां पर पहुंच जाएगा स्पाइडरमैन। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो भैया ये जो प्रतान होता है ना किसी भी बेल का या किसी भी लता का, वो भी ऐसा ही करता है। कैसे करता है समझते हैं इस कहानी को, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो मैंने यहां पर एक गमला लगाया, इस गमले में जो है मैंने एक बढ़िया वाला, अपन लौकी कद्दू तो नहीं लगाएंगे, अपन कोई फूल लगाएंगे जिसमें बेल होती है, ठीक है। चलो तो मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो मैंने ना यहां पर एक लकड़ी लगा दी ऐसे, और वो जो लकड़ी है ना राइट, वो थोड़ी ऐसी ऐसी ऐसी, ठीक है, फिर ऐसी फिर ऐसी, इस तरीके से इसमें लकड़ी में जो है ऐसे कॉर्नर्स निकले हुए हैं। और बाबूजी हमने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने जो है राइट, यहां पर एक ये यहां से बेला निकला। क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखना होगा क्या, अब ये जो बेला यहां से निकल रहा है ना, इसका प्रतान यहां पर लिपट जाएगा ऐसे, फिर यहां पर लिपट जाएगा ऐसे, फिर यहां पर लिपट जाएगा ऐसे। तो इससे क्या होगा कि इसका जो मेन पार्ट है ये वाला, ये ऐसा ऐसा करके ऊपर की तरफ चलता जाएगा, और इस सबका प्रतान जो है देखो वो यहां पर ऐसे लिपट जाएगा, फिर यहां पर ऐसे लिपट जाएगा, फिर यहां पर लिपट जाएगा, फिर यहां पर ऐसे लिपट जाएगा। तो प्रतान जो है वह स्पर्श को लेकर कैसा होता है, संवेदनशील होता है। और जैसे जैसे प्रतान लिपट जाएगा वैसे वैसे ये जो पौधा है ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसमें अपन जो है फूल भी खिला देते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, अपन इसमें फूल भी खिलाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो भैया इसमें हम खिलाते हैं बढ़िया वाला फूल। चलो तो हमने खिलाया एक बढ़िया वाला इसमें फूल, हमने खिलाया बढ़िया वाला फूल। क्लियर है? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। ठीक है ना? चलिए तो हमने खिलाया इसमें एक बहुत बढ़िया वाला फूल 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 और फूल और फूल और फूल और फूल और फूल, और हमने जो है इसमें अलग बढ़िया वाला खिला दिया फूल। ठीक है? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ये तो प्रतान नहीं होता तो ये इधर कहीं पर ग्रेविटी के असर में, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में कहीं पर पड़ा होता इधर उधर। बात समझ में आ रही है? प्रतान क्या करता है, स्पर्श को लेकर इतना संवेदनशील होता है कि जैसे ये किसी के स्पर्श के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन दूसरी ओर, जैसे ही किसी के स्पर्श के संपर्क में आता है तो जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो दूसरी ओर विसरित हो जाता है और उस ओर मुड़कर कोशिकाएं लंबी होने लगती हैं। मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना, प्रतान यदि इस वाले भाग के संपर्क में आए ना तो ये ऑक्सीजन ना इधर कहीं पर बनने लगेगा और ये कोशिका में विभाजन बढ़ जाएगा, कोशिका लंबी होना शुरू हो जाएगी। ठीक इसके विपरीत दिशा में प्रतान पौधों को सहारा प्रदान करता रहता है। तो एक साइड से जो है प्रतान, देखो प्रतान बोले तो क्या, स्पाइडरमैन का जाला है, बात समझ में आई। और ये जो बेल ऊपर जा रही है ना ये स्पाइडरमैन है। तो प्रतान क्या करता है, सहारा एक प्रोवाइड करता जाता है और ऊपर चढ़ता जाता है। बात समझ में आ रही है? तो प्रतान जो है किसी वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो जिसको अपन बचपन से देखते आ रहे थे, बेसिकली उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑक्सीजन हार्मोन। ये एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है जिसके कारण जो कोशिका है उसका ज्यादा से ज्यादा विभाजन होता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट लिया जाए और अपनी कॉपी में जो है ये गमले को भी बना लिया जाए। क्लियर? चलो भैया अगला सवाल, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां पर ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों। इस स्थिति में क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी? तो बहुत ध्यान से देखना, ग्राही जो अंग होते हैं ना बाबूजी, ये वातावरण से सूचना प्राप्त करते हैं। जितने भी ग्राही अंग होते हैं, आप इसको ज्ञानेंद्रिया कह सकते हो यदि हम सामान्य विज्ञान की बात करें, सामान्य बोलचाल की भाषा की बात करें, तो जितने भी ग्राही अंग होते हैं ना बाबूजी, ये क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ये हमारे आसपास के वातावरण से सूचना प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? तो बाबूजी सूचना प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर सकता, जैसे कि अपने आप ही, बात समझ में आ रही है, जैसे कि अनायास ही भूखे को मुंह में क्या आ गया भाई, पानी आ गया, यह मेरु रज्जु द्वारा होता है। कभी कभी मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाने में काफी समय लग जाता है, इस कारण से दुर्घटनाएं भी हो सकती है। चलो ये तो लिखने वाली बात हुई, अब इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राही अंग कौन से होंगे। तो सीधी सी बात, आंख। मैं आपको सबसे तगड़ा वाला एग्जाम्पल देता हूं कि ग्राही अंग जब काम नहीं करते हैं तो होता है क्या है, और ये बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इसको अपन हर दिन देखते हैं। देखो आंख है,
कान है, नाक है, त्वचा है। क्लियर, बोलो यस सर। त्वचा, 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 ठीक है जी, त्वचा है। और क्या है? तो भैया जीभ है। अब ना सबसे भयंकर वाला ग्राही अंग हमारा आंख है। बात समझ में आ रही है? तो अब ये सभी क्या है, कोई ना कोई जानकारी हमारे खोपड़िया तक पहुंचाती है। जितने भी ग्राही अंग है वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमारी, ये जो कपाल के नीचे सबसे खतरनाक अंग है ना हमारे दिमाग शरीर का, जैसे हम मस्तिष्क कहते हैं, बात समझ में आ रही है, उस तक ये ग्राही अंग अपनी जो जानकारी है वो पहुंचाते हैं। आपने कहा हाँ सर ठीक है। अब मान लो कि वातावरण में कोई घटना घट रही है पर हमारा ग्राही अंग उस सूचना को दिमाग तक नहीं पहुंचा रहा है, या दिमाग तक पहुंचा भी रहा है तो दिमाग उसको देखना नहीं चाह रहा है, सुनना नहीं चाह रहा है, सूंघना नहीं चाह रहा है, जो सिग्नल आ रहे हैं उसको बताना नहीं चाह रहा है, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब मैं देने जा रहा हूं इसका बेस्ट एग्जांपल, एक ही बार में सीधे आपकी खोपड़ी के अंदर क्लिक होगा। बोलो यस सर। देखो अभी परीक्षाओं का समय चल रहा है, बोलो यस सर। अभी ना आप जो भी चीज पढ़ रहे हो, देख रहे हो ना, सब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ रही है। पर पिछले 8-10 महीनों में, पिछले 6-7 महीनों में, मतलब ये मान लो कि अभी यदि चल रहा है आपका फरवरी, राइट, तो जुलाई अगस्त में आपको सेम चीज जब पढ़ाई गई थी, क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। जब सेम चीज आपको जुलाई अगस्त में पढ़ाई गई थी तब आपका ध्यान क्लास में नहीं था। मतलब ये है कि आपकी आंखों ने उस चीज को देखा तो, पर अच्छे तरीके से दिमाग तक भेज नहीं पाई। आपकी कानों ने उस जानकारी को तो सुना, राइट, पर ठीक तरीके से दिमाग तक भेज नहीं पाई। तो ग्राही अंग ने उस जानकारी को संयोज कर तो रखा, रिसीव तो किया, पर वो दिमाग तक सही तरीके से जा नहीं पाया। काहे? क्योंकि अपना इंटरेस्ट नहीं था। तो ऐसा नहीं कि आप जिन चीजों को अभी हम पढ़ रहे हैं इसको आप पहली बार देख रहे हो, अपन पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं भाई। अभी समझ में क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हम इंटरेस्टेड हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। अभी समझ में क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हम इंटरेस्टेड हैं। और नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारी जो आंखें होती हैं साल भर पढ़ने लिखने वाली चीजों को देखती हैं, पर कछु समझ में नहीं आता। कान चीजों को सुन रहे होते हैं, कछु समझ में नहीं आता। काहे? क्योंकि भैया इंटरेस्ट नहीं होता। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। मतलब ये कि ग्राही जो है वो सूचनाओं को दिमाग तक पहुंचाते हैं, पर यदि दिमाग इंटरेस्टेड नहीं है तो जो सूचना है उसके बारे में कोई ध्यान नहीं। मतलब क्लास में गुरुजी 45 मिनट क्या बता रहे हैं उसको कुछ अपने को पता नहीं चलता, पर पड़ोस में आपका जो दोस्त है ना, आप यदि चंगू तो पड़ोस वाला मंगू। क्लियर? गुरुजी क्या बता रहे कछु नहीं पता चल रहा, पड़ोस वाला धीरे से भी बोल रहा है, सुन सुन सुन, इस क्लास के बाद फुटबॉल खेलने जाएंगे, फुटबॉल खेलने जाएंगे। वो इतने धीरे से बोल रहा है और आप उसका हाँ हाँ चलेंगे, अभी चुप रहे, अभी गुरुजी देख लेंगे तो मारेंगे। बात समझ में आई? बोले तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। वहां पर गुरुजी चिल्ला चिल्ला के जो है आपको मस्तिष्क पढ़ा रहे हैं, जिब्रेलिन समझा रहे हैं, ऑक्सीजन समझा रहे हैं, पूरी कहानी समझा दी है, पर आपका ये जो ऊपर वाला मोटी खोपड़ी है, अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर में कछु उसके अंदर नहीं जाता। काहे? दिमाग इंटरेस्टेड नहीं है। और पड़ोस वाला बोल रहा है फुटबॉल खेलने जाएंगे एकदम धीरे से, और आप हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे, अभी चुप रहे भाई, नहीं तो सुटारा हो जाएगा, गुरुजी ने देख लिया तो। बात समझ में आई? तो इंटरेस्टिंग कहानी। ग्राही यदि जानकारी नहीं पहुंचा पाए तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। जब त्वचा के साथ कुछ होता है तो दिमाग तक जानकारी पहुंच जाती है, पर आप सोच कर देखो कि त्वचा की यदि संवेदनशीलता खत्म हो जाए, जैसे कि हमारे नाखून और बालों में नहीं होती है, संवेदनशीलता नहीं होती, आप काटते रहो कुछ नहीं होगा। तो त्वचा की यदि संवेदनशीलता खत्म हो जाए तो फिर कोई ऐसे जोर से भी मारे तो आपको दर्द होने वाला नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, हमारे शरीर में ग्राही का काम क्या होता है? सूचनाओं को खोपड़िया तक भेजना। पहली बात, ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां पर ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे होते हैं। इस स्थिति में क्या समस्याएं हो सकती हैं? अरे समस्या ही समस्या है बाबूजी। कैसे? तो ध्यान से देखना, ऐसे समय पर क्या हो सकता है कि इस कारण जो है अलग अलग प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अलग अलग प्रकार की क्या हो सकती है? दुर्घटनाएं हो सकती हैं। कैसे हो सकती है? ध्यान से देखो। अब नाक ने कोई गंध ली, कोई विषैली गैस ली। अब जब भी कोई विषैली गैस लेती है ना, दिमाग तक सिग्नल चला जाता है। क्लियर है? अब यदि नाक वो जानकारी पहुंचा ही नहीं पा रही है दिमाग तक, तो विषैली गैस अपने अंदर आ जाएगी, दिमाग को पता ही नहीं चलेगा, और कब जो है, बात समझ में आ रही है, फोटो के ऊपर माला टंग जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। बात समझ में? तो भैया ये जो नाक है ये फेल यदि होगी तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ ऐसे ही आपको यदि आप किसी के साथ बिजी हो, बात समझ में, आप जो है खूब बतिया रहे हो अपने दोस्त के साथ और आपको दिख ही नहीं रहा कि सामने से कोई वाहन आ रहा है, या फिर सामने से जो है एक डॉगी जो है दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आप तो बिजी हो, बात समझ में, और वो आपको आके टक्कर मार दे तो गिर जाओगे ना।
बात समझ में? इसीलिए ग्राही अंगों का सही होना बहुत जरूरी है और भैया दिमाग का कनेक्टेड होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लिया जाए, बढ़ेंगे आगे। चलो आ जाओ। प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर होता है? भैया सीधी सी बात है, जिसको रोशनी से प्यार होता है, प्रकाश से प्यार होता है, राइट, जिसको जो है प्रकाश या अनुवर्तन बोले तो गति, अनुवर्तन बोले तो क्या? गति 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 गति, राइट। तो प्रकाश के कारण गति, प्रकाश के कारण गति, ठीक है जी, प्रकाश के कारण गति जो है वो प्रकाश अनुवर्तन होगा। और ग्रेविटी, चलो इंग्लिश में लिखते हैं आज, ठीक है, और ग्रेविटी के कारण गति, ओके बाबूजी, और ग्रेविटी के कारण गति, क्लियर है, और ग्रेविटी के कारण गति जो होगी, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे? गुरुत्वानुवर्तन। अब प्रकाश अनुवर्तन जो है, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश की दिशा की ओर यदि पौधे के शीर्ष भाग जाने लगते हैं तो इसे हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन जो है वो बेसिकली दो प्रकार से होता है, ध्यान से देखिएगा। ग्रेविटी किधर खींचती है? नीचे की तरफ। तो जड़ें जो होती हैं उनमें पॉजिटिव होता है, बहुत ध्यान से देखना। जड़ें जो होंगी, राइट, वो ग्रेविटी की तरफ जाएंगी तो उनमें पॉजिटिव गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वानुवर्तन होगा। वहीं के वहीं यदि हम बात करते हैं अंकुर की, बात समझ में आ रही है? वहीं के वहीं यदि हम बात करते हैं किसकी भैया? तने की, तो तने में जो है वो नेगेटिव पार्ट होगा। कैसा होगा? तो नेगेटिव। और जड़ों में कैसा होगा? तो पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? चलिए भैया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो जड़ें और अंकुर जो है दोनों में अलग अलग प्रकार का गुरुत्वानुवर्तन होता है। कैसे? जड़ जो है नीचे की तरफ जाती है तो पॉजिटिव, ग्रेविटी के सपोर्ट में, और अंकुर जो है वो ऊपर की तरफ जाता है यानी कि ग्रेविटी के अपोज में, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव अनुवर्तन। क्या कहानी क्लियर है? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो रे बाबा, बहुत बढ़िया। आ जाओ और बढ़ते हैं आगे। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में अंतर क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। और ध्यान से देखिएगा, अचानक हमारे शरीर के साथ जब कोई उद्दीपन होता है, अचानक से हमारे शरीर के साथ जब भी कोई उद्दीपन होता है, बात समझ में आई? जैसे कि, बहुत ध्यान से देखना, जैसे कि कोई बहुत ठंडी, बहुत गर्म, कोई नुकीली चीज अचानक से हमारे हाथ में टच हो जाए तो क्या करेंगे हम? तुरंत अपने हाथ को दूर कर लेते हैं। इसका मतलब, इसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। बात समझ में आ रही है? तो प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो क्रिया है और चाप जो है ना वो रास्ता है। चाप जो है ना बाबूजी वो बेटा क्या है? रास्ता है। कि हमारे हाथ से सिग्नल निकल कर जाएगा कहां? मेरू रज्जु में, मेरू रज्जु से फिर रिटर्न होकर आएगा कहां? हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं ऊतक है वहां पर। क्लियर है? तो जो रास्ता है उसको अपन ने चाप कहा, जो क्रिया है उसको हमने क्रिया कहा। तो ऐसी क्रिया जिसे मेरू रज्जु नियंत्रित करती है और यह क्रिया हमारे इच्छा से नियंत्रित नहीं होती है। क्योंकि आपको कोई गर्म चीज जो है टच हो रही है, अब आप दिमाग तक सिग्नल भेजोगे, दिमाग फिर अपना दिमाग लगाएगा, अपना दिमाग में वो सोचेगा कि मेरे को हाथ हटा लेना चाहिए, और तब तक आपका जो हाथ है वो जल जाएगा। तो दिमाग से नहीं होती, मेरू रज्जु से नियंत्रित होती है। ठीक है, इसके विषय में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके विषय में हम सोच नहीं सकते, सोचने का समय नहीं मिलता, ऑटोमेटिकली हो जाती है। प्रतिवर्ती चाप न्यूरॉनों में आवेग संचरण का एक निश्चित पथ होता है। इस पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। ये रिफ्लेक्स आर्क है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लिया जाए, बहुत शानदार बात। चलो, मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन जो है सहायक होता है? बहुत ध्यान से देखना। चीनी बोले तो शुगर। क्लियर? बोलो यस सर। इंसुलिन जो है वो सहायक है। इंसुलिन एक हार्मोन है, राइट, जो कि कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। तो क्या है? जब आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, क्लियर, तो इंसुलिन नामक हार्मोन उसको कंट्रोल करेगा। पर इन केस इंसुलिन कम बन रहा है, बात समझ में आई? इन केस इंसुलिन कम बन रहा है तो शुगर का वो तरीके से जो है पाचन नहीं कर पाएगा और शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ती जाएगी, और तब जाकर एक अमीरों वाली बीमारी होती है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज यानी कि मधुमेह। क्या बोलते हैं? डायबिटीज यानी कि मधुमेह, मधुमेह, मधुमेह। क्लियर? तो यदि इंसुलिन हार्मोन नहीं होगा
तो इसकी कमी से मधुमेह यानी कि हो जाएगा डायबिटीज। और आपने डायबिटीज वालों को कहते बोलते सुना होगा कि पता है क्या आलू नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, शक्कर नहीं खाएंगे, मतलब मिठाई नहीं खाएंगे। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, नोट किया जाए। बढ़िया सवाल था। चलो और आगे बढ़ेंगे। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? अरे भैया ध्यान से देखिएगा, क्लियर, इससे जो है पीयूष ग्रंथि जो होती है इससे वृद्धि हार्मोन निकलता है। वृद्धि 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 हार्मोन। और हमारे शरीर का प्रत्येक अंग इससे कनेक्टेड होता है। हमारे शरीर का हर एक अंग जो है वो इससे क्या होता है? कनेक्टेड होता है। बोले तो पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। बात समझ में आ रही है? पीयूष ग्रंथि बोले तो पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ बिल्कुल सही। और भैया ये जो है, ठीक है, ये ऑलराउंडर जैसी होती है। हमारे शरीर के हर एक अंग के साथ ये क्या होती है? कनेक्टेड होती है। और ये पाई जाती है कहां पर? हमारे अग्र मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क पश्च में। मतलब 3 चीजें पाई जाएंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। अधोचेतक, चेतक और पीयूष ग्रंथि तीनों जो है एक ही जगह पर पाई जाएंगी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बहुत इंटरेस्टिंग। स्क्रीनशॉट लिया जाए। हरी अब चलो और आगे बढ़ेंगे। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग यानी कि ग्वाइटर। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता, जिससे हमारी जो थायराइड ग्रंथि है उसका आकार बहुत बढ़ जाता है। अरे बाबा, थायराइड ग्रंथि का आकार बहुत बढ़ जाता है। और थायराइड ग्रंथि होती कहां पर है भाई? गले में ही तो होती है ये। यहाँ पर बात समझ में? ठीक है, तो जिसके फलस्वरूप क्या होगा? गले में सूजन आ जाती है। और शरीर की इस अवस्था को हम घेंगा रोग से जानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भैया सुनो, नमक हमेशा आयोडीन वाला ही खाया करो। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़िया सवाल, तगड़ा सवाल। गुरुत्वानुवर्तन का प्रदर्शन चित्र के द्वारा करें। अरे बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या था, ध्यान से देखना। अच्छा वाला उदाहरण दे रहा हूं भाई, ठीक है? ये रहा गमला, और यार गमले में लगा है पेड़, यही वाला ले लो। चलो ठीक है, ये रहा गमला, गमले में लगा है पेड़। गौर फरमाइएगा, एक है गमला और गमले में लगा है पेड़, और चिंटू ने मारी फुटबॉल। एक है गमला और गमले में लगा है पेड़, और चिंटू ने, कोई राइमिंग नहीं है, अपन कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं। बात समझ में? शायरी वारी नहीं आती मेरे को। चलिए, तो ये रहा गमला, गमले में लगा है पेड़, और चिंटू ने मारी गमले को फुटबॉल। क्लियर है कहानी? चिंटू ने जब गमले को फुटबॉल मारी तो गमला जो है वो कैसा हो गया? बहुत ध्यान से देखेंगे, गमला टेढ़ा हो गया, फूटा नहीं, टेढ़ा हो गया। टेढ़ा जब गमला हो गया तो इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे की तरफ आने लगी, पॉजिटिव गुरुत्वानुवर्तन। और भैया इसकी जो क्या है, तना है, राइट, ये ऊपर की तरफ जाने लगा, और इसमें हुआ नेगेटिव गुरुत्वानुवर्तन। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट लिया जाए। हरी अप। ठीक, तो गमला नहीं बनाते हम लोग, है ना? गमला नहीं बनाते। चलो ये लो, ठीक है जी। बोलो यस सर। इसको यहां से हटाते हैं पहले तो। ये लो, ये लो, वो भाई परेशान मत करना, ठीक है? चलो क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। हाँ अब नहीं, अब सही है, अब ठीक है। क्लियर? बोलो यस सर। तो बस अब जड़ें जो है उसको पानी नीचे दिखेगा तो वो नीचे की तरफ, और जो आपका तना है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और भी इंटरेस्टिंग। पिट्यूटरी ग्लैंड के मध्य पिंडक जो होता है, बात समझ में आ रही है? इससे कौन सा हार्मोन जो है वो स्रावित होता है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जो मध्य पिंडक होता है वो हमेशा अग्र पिंडक के साथ में कनेक्टेड होता है, ढका हुआ होता है। मध्य पिंडक जो है वो हमेशा अग्र पिंडक से ढका हुआ होता है, जिसके द्वारा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अरे बाबा मतलब ऐसे वाले नाम, चलो, जैसे मेलेनोसाइट और स्टिमुलेटिन नामक हार्मोन जो है स्रावित होता है, और यह शरीर के रंग को निर्धारित करता है। ओके, तो जो शरीर का रंग है बेसिकली वो किसी हार्मोन के कारण निर्धारण होता है। बहुत बढ़िया है, तो बहुत सही है, तो बिल्कुल प्राकृतिक बात हो गई भैया। ठीक है, तो रंग भेद जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, सोशल मैसेज भी दे देते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। नोट करो, बढ़िया सवाल था ये। चलो और आगे बढ़ेंगे। मादा में प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और इसका कार्य क्या होता है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो मादा में भैया जब प्रसव होता है तो क्या होती है भाई? अथाह पीड़ा होती है। बोलो यस सर। अथाह पीड़ा होती है, जैसे हम लोग लेबर पेन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए
तो मादा में प्रसव के दौरान अथाह पीड़ा होती है, जिसके पूर्व, प्रसव से पूर्व जो है कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो बहुत ध्यान से यार, ये जो है धोखा दे कौन सा हार्मोन निकलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन नामक हार्मोन जो है वो स्रावित होगा, और यह नॉन स्टेरॉइड हार्मोन होता है जो कि प्यूबिक सिम्फिसिस को रिलैक्स कराता है। प्यूबिक सिम्फिसिस बोले तो भैया वो जगह योनि की, राइट, जो कि फैल जाती है बहुत ज्यादा शिशु के बाहर आने के कारण। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। तो इसका मतलब ये कि हार्मोन निकलने वाला हार्मोन है, उसका नाम क्या है, रिलैक्सिन नामक हार्मोन है। और किस प्रकार का है, तो भैया ये नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। ठीक, नोट करो, बस खेल खत्म, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम बताना है, और किस ग्रंथि से निकलता है ये भी बताना है। बिल्कुल बता देंगे, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है, राइट, ये कौन सा है, देखो अग्नाशय जो होगी ना, इसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के समूह हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लैंगरहैंस की क्या बोलते हैं, दीपिकाएं बोलते हैं। और इसके कारण निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है उसको क्या करते हैं भैया, नियंत्रित करते हैं। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, नोट करो। चलो चलो चलो, बढ़िया सवाल था, क्लास 12th में भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया है, नाम सहित बताना है। बात समझ में आई। तो हमारी जो खोपड़ियां होती है ना, राइट, इसको हम 3 भाग में बांटते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। और इनके अंदर और भी चीजें होती हैं, जैसे कि यदि आप अग्र मस्तिष्क की बात करोगे तो बेटा इसमें 2 चीजें मुख्य रूप से होती हैं। देखो अभी जो हमारी खोपड़ी है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो भाई सीधी सी बात है कि मैं 2 मिनट में तो बता ही नहीं पाऊंगा। बात समझ, सबसे कॉम्प्लिकेटेड जटिल है, तो इसके अंदर 50 चीजें होती हैं। हम मुख्य मुख्य जो चीजें हैं उसको ध्यान से रखेंगे। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के अंदर बेटा जी 2 चीजें होती हैं। पहला वाला जो है वो होता है प्रमस्तिष्क। पहला जो है वो क्या होता है, प्रमस्तिष्क। दूसरा वाला जो है वो होता है अग्र मस्तिष्क। बोलो यस सर, अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क, अरे बाबू, मस्तिष्क मस्तिष्क मस्तिष्क। और दूसरा वाला है अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क पश्य। आपने कहा अग्र मस्तिष्क पश्य। क्लियर, ये 2 चीजें जो हैं वो पाई जाती हैं किसके अंदर, बहुत ध्यान से देखिएगा, अग्र मस्तिष्क के अंदर। मध्य मस्तिष्क तो बेसिकली एक होता है, पर पश्चिम मस्तिष्क के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। और कौन सी वो 3 चीजें हैं, उसका एक बार अपन से ट्राई करो, मैं बताऊंगा, क्रॉस चेक करना, बहुत मजा आएगा। हरिओम। तो आपने वो कौन सी 3 चीजें लिखी होंगी, बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो आपने लिखा होगा सर देखिए सबसे ऊपर पहले जो है वो तो है पॉन्स। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी चीज है, तो भैया मेड्यूला है। क्या है, क्या है, क्या है, तो मेड्यूला है। और तीसरे नंबर पे आता है अनुमस्तिष्क। तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा अनुमस्तिष्क। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। अब इन सबके काम धाम अपन देख चुके हैं ऑलरेडी, लघुत्तरीय प्रश्न है, इतने में अपना काम चल जाएगा। क्लियर है, एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि भैया किसका किसका कौन सा काम है। तो देखो प्रमस्तिष्क जो होता है इसको सेरेब्रम कहते हैं, और सभी ग्राही अंग और मुख्य सोचने समझने वाला जो काम होता है वो इसके कंट्रोल में होता है। दूसरी बात, यदि हम बात करें अग्र मस्तिष्क पश्च की, तो इसके अंदर होता है चेतक, अधोचेतक, और साथ में जो है पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसी के अंदर पाई जाएगी। पॉन्स जो है वो क्या करता है, श्वसन जैसी जो क्रियाएं होती हैं उसको नियंत्रित करता है। मेड्यूला की यदि हम बात करें तो मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो है ये हमारी भैया अनैक्षिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम ये हमारे शारीरिक संतुलन की बात करता है। मतलब ये कि यदि मैं अभी आपसे बात करते करते इधर उधर जो टहल रहा हूं ना, अपन बतिया रहे हैं, बात समझ में, उस टाइम पर शारीरिक संतुलन को बनाए हुए किसने रखा है, तो अनुमस्तिष्क ने रखा है। क्लियर। और यदि हम मध्य मस्तिष्क की बात करेंगे तो ये हमारा जो ये ऐसे मुंडी का जो मूवमेंट हो रहा है ना, गर्दन का, और ये जो हमारी पुतलियों का मूवमेंट है, ये बेसिकली कंट्रोल कौन करता है, मध्य मस्तिष्क, बोले तो मिड ब्रेन। क्लियर, बोले यस सर, स्क्रीनशॉट। हरिया, ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होता है। मेरुरज्जु में यदि आघात लगा, देखो भाई मेरुरज्जु जो है वो बेसिकली क्या है, तो ये एक जंक्शन है। मेरुरज्जु जो है वो बेसिकली क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरुरज्जु जो है ये एक जंक्शन है। या हमारे शरीर की सभी तंत्रिकाएं
हमारे शरीर की मतलब गर्दन के नीचे वाली जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, राइट, उसको और मस्तिष्क को जोड़कर रखने का काम करती हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब यदि इसी पर आघात हो गया तो सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब सिग्नल हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच पाएंगे तो जो संवेदनाएं हैं उनको लेकर हम संवेदनशील ही नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब कि मेरुरज्जु आघात के कारण अलग अलग प्रकार की जो आंतरिक संवेदना है या उद्दीपन है उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। इनको ग्रहण करना कैसा हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक जो अलग अलग प्रकार के सिग्नल होते हैं, ठीक है, आवेग होते हैं, लिख दो यहां पर आवेग लिख देना, ठीक है ना, आवेग आदि को ग्रहण करना, उनका संवहन शरीर के अलग अलग भागों में करना असंभव हो जाएगा और इसके कारण शरीर जो है वो कोई प्रतिक्रिया दे ही नहीं पाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। समझने की इसको कोशिश करते हैं। आप जानते हो कि भाई हमारा जो शरीर है गर्दन से नीचे वाला, शरीर में कौन? बेसिकली धड़, ठीक है, शरीर में कौन? धड़, ये मुंडी से नीचे वाला भाग, ठीक है। और हमारा जो शरीर है और यहां पर है मेरुरज्जु, यहां पर जो है वो है मेरुरज्जु और बाबूजी 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 यहां पर है मस्तिष्क। बहुत ध्यान से देखना, यहां पर क्या है? तो यहां पर है मस्तिष्क, यानी कि खूब बढ़िया। आपने कहा हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। चलो अब ध्यान से देखना, ये यहां पर एरो ऐसे क्यों बना रहा हूं? क्योंकि ये जंक्शन है। तो यदि हमारा जो मस्तिष्क है वो नियंत्रण करता है पूरे शरीर पे, बोलो यस सर, करता तो है। मेरुरज्जु का यदि आपने कुछ इसमें दिक्कत हो गई तो कनेक्शन कट गया ना। अब जब कनेक्शन कट गया तो ध्यान से देखो ये जो हाथ को यहां से उठाकर मैंने ऐसे रखा हुआ है ना, ये भी नहीं कर पाऊंगा मैं। बात समझ में आई? क्योंकि दिमाग सिग्नल ही नहीं भेज पाएगा। दिमाग जो इसके अंदर की तंत्रिकाएं हैं जिसको हम नर्व कहते हैं, राइट, वहां तक सिग्नल ही नहीं भेज पाएगा। और जब सिग्नल ही नहीं जाएगा तो हमारे किसी भी पेशी कोशिका में, किसी भी पेशी में, मांसपेशी में, ऊतक में, अंग में जो है किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट होने वाला नहीं है। क्लियर? तो भैया मेरुरज्जु को, स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है। क्लियर? बोलो यस सर। ठीक, स्क्रीनशॉट, हरी अप। चलिए अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मानव शरीर में कैल्शियम फास्फोरस सामंजस्य हेतु आवश्यक 2 हार्मोन के नाम बताने हैं। तो भैया सीधी सी बात है कि जो हमारी पैराथायराइड ग्रंथ होती है, ठीक है, ग्रंथि होती है, उससे हमारा निकलता है पैराथ हार्मोन और कैल्सिटोशिन नामक। देखो कौन सा है? तो एक है पैराथ हार्मोन, ठीक, पहला है पैराथ हार्मोन, पहला। दूसरा वाला जो है वो है कैल्सिटोशिन। कैल्सी 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 कैल्सी, राइट, टोसिन, कैल्सी कैल्सी कैल्सिटोसिन, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोसिन नहीं, कैल्सिटोनिन, ठीक है। 2 ऐसे हार्मोन होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर कितनी कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का शोषण किया जाना है, राइट, और उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए उस पर नियंत्रण करता है। सामंजस्य जो रहेगा, राइट, वो मेंटेन करके रखेगा इन दोनों हार्मोनों के द्वारा, ठीक है। तो कैल्शियम और फास्फोरस का जो सामंजस्य होता है, नियंत्रण होता है, मात्रा होती है, उस पर ध्यान कौन देता है? पैराथ हार्मोन और कैल्सिटोनिन। क्या देता है? पैराथ हार्मोन और कैल्सिटोनिन। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। स्पर्शानुकुंच, बहुत बढ़िया, बहुत सही। स्पर्श के कारण जो अनुकुंचन हो रहा है, राइट, वो क्या है और छुई मुई की पत्तियों में कौन सी गति प्रदर्शित होती है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरा का पूरा खेल सिग्नल का है। काय सिग्नल का है? देखते हैं। देखो बाबूजी, मस्त वाली बात आप लोगों को बता रहे हैं। ये रही भाई छुई मुई की पत्ती, रुको मजेदार। ये रही छुई मुई की पत्ती, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। अच्छा इधर भी बना दें, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है। सारी आपने छुई मुई की पत्ती बना दी। आपने कहा हाँ सर बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपने क्या किया? यहां पर किया टच, जरा जरा टच मी नॉट, इसलिए तो हम इसको कहते हैं टच मी नॉट, ठीक है। तो जरा सा आपने वहां पर किया टच और उसके बाद जो है छुई मुई की जो पत्ती होगी वो कैसी हो जाएगी? शर्मा जाएगी।
बात समझ में आ रही? तो यहां पर जैसे ही आपने किया स्पर्श, आपने क्या किया बाबूजी, ध्यान से देखेंगे, स्पर्श, आपने किया टच, और जैसे ही आपने यहां पर टच किया, ये जो पत्ती है ना, अब ये कैसी हो जाएगी, बहुत ध्यान से देखना। अब ये कैसी हो जाएगी, तो बबुआ ये ऐसी हो जाएगी, ये ऐसी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। ये जो पत्ती है वो इस तरीके से हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और ये जो पत्ती है वो इस तरीके से हो जाएगी। सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्या हुआ, आपने क्यों छेड़ा उस पत्ती को, और उसके अंदर राइट कौन सी ऐसी संवेदनाएं थी जिसके कारण जो पत्ती है वो इस तरीके से हो गई। बहुत ध्यान से देखना होता क्या है, एकदम अंदर की बात बता रहे हैं, राइट, किसी को मत बताना। देखो जैसे आपने टच किया, यहां से सिग्नल आता है इस जगह पर, जैसे आपने टच किया वहां से जो है एक, क्या बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल आता है यहां तक, मतलब आयंस फ्लो करते हैं। कौन फ्लो करते हैं? तो बाबूजी आयन फ्लो करते हैं। अब आयन फ्लो करते हैं तो इससे क्या होता है, राइट? अब आयन यदि फ्लो करते हैं तो इससे होता क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब ये पत्तियां ऐसी पूरी टाइट है ना, फैली है ना, तो इन पत्तियों के सभी भाग में जो जल है उसकी मात्रा ज्यादा है। तो ठीक है, तो यहां पर जल जो है वो कैसा है, तो जल है बाबूजी ज्यादा। जल कैसा है बेटा, ध्यान से देखना, ज्यादा है। जल की जो मात्रा है वो कैसी है, ज्यादा है। आपने कहा हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, जल ज्यादा है, मान लिया हमने। बात समझ में? अब जैसे ही हमने उसको टच किया, यहां से आयनों ने क्या किया, गति करना शुरू किया। और ध्यान से देखा, ऐसी है, ज्यादा है, ऐसी, ऐसे दोनों ऐसे पूरे तन के खड़ी हैं पत्तियां। अब जैसे ही आपने यहां पर टच किया, वो जो पत्तियां हैं वो ऐसी से फिर हो जाती हैं ऐसी। क्लियर है कहानी? अब ऐसा होता क्यों है? यहां जल की मात्रा ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। जैसे ही आपने टच किया तो जल की मात्रा जो है कैसी हो जाती है, वो कम हो जाती है। जल का जो सांद्रण है ना, राइट 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 राइट, जल का जो सांद्रण है वो कैसा हो जाता है, तो बबुआ ये कम हो जाता है। जल का जो सांद्रण है वो कैसा हो जाता है, तो कम हो जाता है। और इसके कारण, जल के सांद्रण के कम होने के कारण, हर एक जो आपकी पत्ती है उसमें इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इन सभी दिशाओं में क्या होने लगता है, गति होने लगती है, और वो पत्ती ऐसी हो जाती है। सिंपल सी कहानी। तो पूरा खेल किसका है, स्पर्श को लेकर संवेदना का। टच करोगे तो पत्ती कैसी जाएगी, शर्मा जाएगी, पानी पानी हो जाएगी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो, पौधों में बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करने के लिए विशेष क्षमता होती है। स्पर्श के प्रति अनुक्रिया को स्पर्शानुकुंचन कहा जाता है। हाँ, मैं इसको स्पर्श के कारण होने वाला अनुकुंचन ही बोलूंगा, पर क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। सिंपल टॉपिक को उल्टे सीधे शब्द परेशान कर देते हैं। छुई मुई की पत्तियों के स्पर्श के कारण जल की मात्रा में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इनकी आकृति बदल जाती है लगभग 5 से 10 मिनट के लिए, और ये नीचे की तरफ झुक जाती है, शर्मा जाती है। फिर जैसे इनको पता चलता है कि जिसने इनको टच किया था वो दूर चला गया, फिर जो है वो ऐसी 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 रहती है, फिर ऐसी हो जाती है। क्लियर है कहानी? बोले यस सर। स्क्रीनशॉट हार रही है आप? ठीक, चलिए रगड़ देंगे सारे क्वेश्चंस को। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से जो है पादप में हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, और कैसे नियंत्रण होता है। तो ध्यान से देखिएगा, पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोनों के कारण होता है। अपने कुछ विशिष्ट भागों को प्रभावित करने के लिए, अपने कुछ विशिष्ट भागों को प्रभावित करने के लिए, अपने कुछ विशिष्ट भागों को प्रभावित करने के लिए पादप जो है वो विशिष्ट हार्मोनों को उत्पन्न करते हैं। पादपों में प्रकाश जिस ओर होगा उसी दिशा की ओर प्ररोह बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। पादपों में जलानुवर्तन होता है, रसायन अनुवर्तन होता है, और इस प्रकार से जो है अलग अलग प्रकार के जो अनुवर्तन होते हैं ये क्या करते हैं, हार्मोन जो होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। साथ में यदि हम बात करें गुरुत्वानुवर्तन की, तो ये 2 तरीके से हो सकता है। भाई जड़ नीचे की तरफ जा रही है, तना आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, या फिर आप कह रहे हैं कि पराग नलिका के अंदर जो बीजांड है उसकी तरफ वृद्धि करता है कौन, पराग कण, तो इसको हम रसायन अनुवर्तन कहते हैं। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं, ये रासायनिक समन्वय के हैं। कैसे, तो जड़ों का नीचे जाना, प्ररोह का ऊपर जाना, पत्तियों और तने का लाइट की तरफ जाना पत्तियों का और तने का लाइट की तरफ जाना। साथ में यदि हम बात करें, बात समझ में आई, साथ में यदि हम बात करें तो देखो
आप जानते हो कि जो परागकण होते हैं जब वो वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिकली रसायन अनुवर्तन के कारण वर्तिकाग्र से बीजांड की तरफ वो ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में उसमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने तरीके से पढ़ा था, और यदि आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारे सारे टॉपिक वाइज वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, आप जाकर देखिए और अपनी जो तैयारी है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्लियर हो रहा है? यस सर, नोट करो रे बाबा, बहुत शानदार। अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग, एक जीव में नियंत्रण और समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? ये है सवाल, इस पूरे चैप्टर की जान जो है ये क्वेश्चन है। नियंत्रण और समन्वय नहीं होगा तो क्या होगा? सुनो, अपन एक बढ़िया वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? उससे एक सोशल साइंस का भी मैसेज निपटा दिया जाएगा और कहानी भी क्लियर हो जाएगी। आप जो है एक शराबी को कंसीडर कीजिए। अब शराबी जो है, ध्यान से देखना, शराबी जितना अल्कोहल लेगा, बात समझ में आ रही है? शराबी जो है भैया जितना अल्कोहल लेगा, राइट 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 राइट, बोलो यस सर, मैंने कहा जितना अल्कोहल, राइट, उतना कोलाहल। अरे बाबा क्या बात है, ठीक। तो आपने कहा सर जितना अल्कोहल उतना कोलाहल नहीं, कोलाहल, कोलाहल। क्लियर है कहानी? जितना अल्कोहल उतना क्या होगा? तो कोलाहल होगा। क्यों होता है ऐसा? जैसे अल्कोहल शरीर के अंदर जाता है, सबसे पहले वो टारगेट करता है हमारे पाचन तंत्र, लीवर, इन सबको तो करता ही करता है, साथ में जो है वो हमारे नियंत्रण और समन्वय को भी टारगेट करता है। और जिसमें कौन कौन आता है? तो जिसमें आती है मेरु रज्जु, बोलो यस सर, मेरु रज्जु। और कौन आता है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मस्तिष्क आता है, जिसमें जो है मेरु रज्जु आती है। और कौन आता है? तो बेटा जी मस्तिष्क आता है। और हमारे अंगों पर हमारी जो चीजें होती हैं, हमारी जो ग्रहणियां होती हैं, हमारे जितने भी ग्राही अंग होते हैं, बात समझ में आ रही है? इस पर कंट्रोल जो है वो या तो कम हो जाता है या तो खत्म ही हो जाता है। फिर इंसान जो है पता है क्या करता है? ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, इससे कहानी बड़ी तरीके से क्लियर होगी। फिर पता है इंसान क्या करता है? फिर 10 मिनट में इंग्लिश सीख जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल वो तो बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, और एनर्जेटिक फील करने लगता है। खाया पिया भले ही कुछ नहीं है, पर ऐसा ही किसी से भी भिड़ जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है? इससे दिमागी संतुलन जो है वो इंसान खो देता है। और क्यों खो देता है? क्योंकि उसका नियंत्रण और समन्वय ही खत्म हो जाता है। और आप सोचो इसका असर उसके पूरे मस्तिष्क पे पड़ता है, इसलिए वो सही से चल नहीं पाता है, क्योंकि वो संतुलन ही खो देता है। उसका जो सेरेबेलम है, अनु मस्तिष्क है, वो संतुलित नहीं कर पाता उसके शरीर को। बात समझ में आ रही है? जीभ लड़खड़ाने लगती है, अच्छे से कोई चीज दिखती नहीं है, कोई बोल रहा है तो वो सुन नहीं पाता है। क्योंकि भैया ये सब किसके कारण होता है? नियंत्रण और समन्वय तंत्र के साथ छेड़खानी जो अल्कोहल ने की है उसके साथ। बात समझ में आई? तो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता इसीलिए है। अच्छा एक और एग्जाम्पल देता हूं, तगड़ा वाला, ये लो, अच्छा वाला एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है? बड़े काम की चीज है, इसी से पढ़ाई करते हो आप लोग, है ना? बेकाम की भी है, यदि आप मिसयूज करते हैं तो वैसे बड़े काम की चीज है। इस हाथ में मैंने फोन रखा, ठीक है, रिस्क नहीं लेना है, ज्यादा नीचे नहीं रखेंगे, हीरोपंती भारी पड़ जाती है, ठीक है? इस हाथ में मैंने फोन रखा और ध्यान से देखना, और ये यहां पर मैंने इसे छोड़ दिया। अब मेरे इस वाले हाथ का दूसरे वाले हाथ के साथ तगड़ा वाला जो है क्या है? तालमेल है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ना, विषय में, इस तालमेल को हम समन्वय कहते हैं, लिखा है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, इस हाथ से आपने फोन को छोड़ा, दूसरे वाले हाथ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मतलब ये कि दोनों हाथों के बीच में क्या है भैया? तगड़ा वाला तालमेल है। अब यदि कोलाहल होता, सॉरी अल्कोहल होता, राइट, और फिर यदि कोलाहल होता, तो सीधी सी बात है कि नियंत्रण और समन्वय की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती। अब इस वाले हाथ का दूसरे वाले हाथ के साथ और हमारे शरीर के सभी अंगों का आपस में जो सामंजस्य है वो स्थापित ही नहीं हो पाता। तो इससे क्या होता बाबूजी? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि भैया इससे नियंत्रण और समन्वय खत्म हो जाता, फोन मेरा नीचे गिर जाता, और उसके बाद फिर एक खर्चा बढ़ जाता। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो हमारे पूरे शरीर की अलग अलग चीजों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक, अरे इसके उदाहरण ही उदाहरण है, इस पर तो अपन पूरा निबंध लिख सकते हैं बाबू, राइट? कैसे? आपको लगी भूख, बोलो यस सर, आपने जो है भैया रगड़ना चालू किया, आपने आपकी जो भी फेवरेट चीज है उसको खाना चालू किया, खाते 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 आपका पेट भर गया, पर यदि पेट से सिग्नल दिमाग तक नहीं पहुंचेगा तो आप फिर भी खाते रहोगे और बीमार हो जाओगे।
मतलब ये कि दिमाग तक सिग्नल पहुंचना बहुत जरूरी है कि अमाशय जो है वो लोड हो चुका है, अब और ज्यादा ठूसना नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। फिर बात समझ में आई। तो सारी चीजों के बीच में समन्वय और नियंत्रण होना बहुत ही जरूरी है। ये तो चलो बात समझने की हो गई। अब सवाल पैदा होता है कि सर लिखेंगे कैसे, थोड़ा वो भी तो बताइए। ध्यान से देखिए, अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं हो सकता और वो व्यवस्थित ढंग से काम नहीं कर सकते। मतलब इधर से मैंने फोन यदि छोड़ा तो दूसरा वाला हाथ उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं हो सकता, वे व्यवस्थित ढंग से अपना कार्य नहीं कर सकते। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों और अंग तंत्रों का समन्वय और नियंत्रण उनके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए बहुत ही जरूरी है। बात समझ में आई? तो 2-3 अपन ने एग्जाम्पल देखे हैं। यदि आपको समझ में आ गए हैं वेल एंड गुड। आपके सामने और कोई तगड़ा यदि एग्जाम्पल है तो सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए और नॉलेज से कमेंट बॉक्स को पूरा फिल कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। टिपो रे बाबा। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ठीक, चलो आ जाओ। और इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है? तो भैया एक बार अपन इसको और देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो आयोडीन के कारण संश्लेषित होता है। आयोडीन। बात समझ में आई? और थायरॉक्सिन का काम होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के समान उपापचय, यानी कि जनरल जो मेटाबॉलिज्म है इसका नियंत्रण करना। क्योंकि इन तीनों का सही मात्रा में अवशोषण होना बहुत ही जरूरी है। सही मात्रा में यदि अवशोषण नहीं हुआ तो ध्यान से देखिएगा पूरा शरीर का जो खेल है ना वो बिगड़ जाएगा। कंट्रोल कौन करता है? थायरॉक्सिन करता है। बात समझ में आ रही है? और यह शरीर की सामान्य वृद्धि, हड्डियां, बाल इत्यादि के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कम बनेगा और इसके कारण जो है ग्वाइटर या घेंगा रोग हो सकता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो हमारी मानसिक और शारीरिक वृद्धि को क्या करता है? प्रभावित करता है। मस्त वाली ये कहानी जो मुझे आप लोगों को है सुनानी। आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। हरी अप और हम बढ़ेंगे आगे। हाँ जी, कुछ नर तथा मादा जनन हार्मोन के अपने को नाम लिखने हैं और कार्य लिखने हैं। देखो भैया, जितनी भी ग्रंथियां होती हैं वो नर और मादा में सब कॉमन होती है। जितनी भी ग्रंथियों की हम बात करते हैं 10, 11, 12 जितनी भी ग्रंथियां हैं वो नर और मादा सब में कॉमन होती है। सिर्फ एक ऐसी ग्रंथि होती है जो नर में अलग होती है और मादा में अलग होती है। कौन सी? बहुत ध्यान से देखिएगा। सिर्फ एक। नर की यदि हम बात करें तो शुक्राणु बनाने वाला वृषण, और यदि हम मादा की बात करें, राइट, और यदि हम मादा की बात करें तो भैया अंडाणु बनाने वाला अंडाशय। तो नर की यदि हम बात करें तो शुक्राणु बनाने वाला वृषण, और मादा की यदि हम बात करें तो अंडाणु बनाने वाला अंडाशय। क्लियर है कहानी? इसके अलावा बाकी जितनी ग्रंथियां हैं वो दोनों में कैसी होती हैं? राइट, कॉमन होती हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, नर जनन हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन है। और मादा जनन हार्मोन कौन सा है? तो प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। कार्य क्या है? तो देखो, हार्मोन के निर्माण में सहायक है, दूसरा जनन लक्षण को नियंत्रित करते हैं, और तीसरा गर्भावस्था में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, पीड़ा है, इन सब का क्या करते हैं? इन सब के जो है नियंत्रण करते हैं। कौन? जनन हार्मोन। बात समझ में आएगी? बोलो यस सर। अब देखो, जैसे कि यदि आप टेस्टोस्टेरोन की बात करोगे, बात समझ में आई? अब इसका काम क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन है जो जब कोई बच्चा जो है, बच्चा मतलब बालक, लड़का जब किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसकी दाढ़ी निकलना चालू हो जाती है, उसकी आवाज जो है वो भारी होना शुरू हो जाती है, उसकी जो मूंछ है वो आना चालू हो जाती है। बात समझ में आ रही है? और लड़का यदि है तो उसको लड़कियों में इंटरेस्ट आने लगता है, आकर्षण बढ़ जाता है। लड़की यदि है तो उसको लड़कों में जो है आकर्षण बढ़ जाता है। तो ये सब किसके कारण होता है? हार्मोन के कारण होता है, जिसमें कि विपरीत लिंग एक दूसरे को लेकर कैसे होने लगते हैं? आकर्षित होने लगते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बोले तो किसके कारण? लड़कों की यदि हम बात करेंगे तो भैया टेस्टोस्टेरोन के कारण। क्लियर है? बोलो यस सर। इसको नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे और मजा आएगा। डन? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। तो चलो भैया, ये पूरी कहानी अपने को क्लियर है। अच्छा, इसको पूरा भी कर लेते हैं। नर और यहां पर है मादा, और जो है इसमें होता है अंडाशय। क्या होता है? तो भैया अंडाशय होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलिए यस सर। ठीक।
अगला सवाल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ध्यान से आप सभी देखेंगे। और अगला सवाल क्या है वो देख लेते हैं। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो बहुत सिंपल सी कहानी है। अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन होते हैं, राइट, वो अंग तंत्रों के बीच में और अंगों के बीच में क्या कराते हैं? तो नियंत्रण और तालमेल जो है वो क्रिएट करवाते हैं। कैसे? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बड़ी रिस्क ली थी, पता है कौन सी? मोबाइल फोन गिरने ही वाला था पर दूसरे वाले हाथ ने आकर उसको संभाल लिया। मतलब कि दोनों हाथों के बीच में बहुत तगड़ा वाला जो सामंजस्य है, या फिर आप ये कह लें तो भैया तालमेल स्थापित हो चुका था, जिसको हम लोग समन्वय कहते हैं। क्लियर? लिखोगे कैसे वो कहानी और भी इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से देखो। अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होता और वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य का संपादन नहीं कर पाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब साइकिल चलाने से लेकर, दौड़ने से लेकर, टीवी देखने से लेकर, कुछ भी यदि हम कर रहे हैं तो हमारे सारे अंगों के बीच में क्या है? समन्वय है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। हरिया चलिए, जिब्रेलिन जो है इसकी मुख्य उपयोगिता क्या है? तो भैया जिब्रेलिन जो है, राइट, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये बेसिकली क्या होते हैं? पादपों के अंदर वृद्धि हार्मोन के अंदर काउंट होता है और इनका काम क्या होता है? वृद्धि का, जितनी भी वृद्धि वाली चीजें हैं उसको नियंत्रित करना। चलिए, तो ये क्या है? ये वृद्धि हार्मोन है बाबूजी। कौन सी चीज है? आपने कहा सर वृद्धि हार्मोन है सर। बात समझ में आई? देखो, जिब्रेलिन नामक पादप हार्मोन जो है वो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसका काम होता है बहुत ज्यादा से ज्यादा कोशिका विभाजन करवाना और पौधे की जो स्तंभ की लंबाई है उसमें वृद्धि कराना। तो इसके दो काम बड़े मुख्य हैं। पहला कोशिका विभाजन, पहला जो है वो क्या है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन यदि होगा तो उससे पौधे का हर एक भाग जो है, राइट, उसका आकार कैसा होगा? बढ़ता जाएगा। क्लियर? दूसरी कहानी कि जो इसका तना होता है, राइट, तने की लंबाई, तने की लंबाई जो होती है, क्लियर क्लियर क्लियर, वो किसके कारण होती है? तो वो होती है भैया जिब्रेलिन के कारण होती है। इसके उपयोग से बड़े आकार के फूल और फलों का उत्पादन किया जाता है। मतलब ये सोच लो, कोई भी एक आप यदि फल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा संतरा, ठीक है, या फिर आपने कहा अंगूर, तो कोई भी फल यदि है उसका आकार यदि बड़ा है, फूल यदि बड़े हैं, तो इसके पीछे कहानी किसकी? जिब्रेलिन छुपा हुआ है। बात समझ में आ रही है? चलिए, और यदि हम बात करते हैं बीज रहित फलों की, तो ये ऑक्सिन की तरह क्या करता है कि भैया ये जो आयतन होता है और जो आकार होता है किसी भी प्रकार के फल का, फूल का या फिर पौधों के किसी भाग का, उसको बढ़ाने में सहायक होता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। यदि कुछ भी अब पूरा भूल भी जाओ तो ये दो चीजें याद रखना, कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो तना है ना उसकी लंबाई कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट पक्का। चलिए, कोई व्यक्ति अनजाने में जब किसी गर्म सतह को स्पर्श कर लेता है तो अचानक अपना हाथ जो है वो पीछे की तरफ खींच लेता है। इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? अरे पूरा चैप्टर हमने इसके बारे में ही तो पढ़ा है। ये कहलाती है प्रतिवर्ती क्रिया। ये जो है बाबूजी वो क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया। ये क्या कहलाती है? बहुत ध्यान से देखेगा तो भैया ये कहलाती है प्रतिवर्ती क्रिया। और इसको कंट्रोल कौन करती है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड, जैसे हम लोग मेरुरज्जु भी कहते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो प्रतिवर्ती क्रिया या फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है, प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करती है हमारी मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है कहानी? इसमें मस्तिष्क का कोई लेना देना नहीं है और ना ही ये किसी प्रकार की ऐच्छिक क्रिया है, ना ही ये किसी प्रकार की अनैच्छिक क्रिया है। ये जो है एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और इसको कंट्रोल कौन करेगा? तो मेरुरज्जु करेगी। क्लियर है? क्योंकि दिमाग तक यदि आपने ये जानकारी पहुंचाई कि कोई चीज गर्म है, दिमाग अपना दिमाग लगाएगा और कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाता है दिमाग अपना। बात समझ में आ रही है? तब तक जब तक दिमाग सोच समझ के डिसीजन लेगा, हाथ जल चुका होगा। क्लियर है कहानी? इसलिए मेरुरज्जु कहती है हम दिमाग तक पहुंचने नहीं देंगे। कभी कभी बहुत ज्यादा ज्ञान अच्छा नहीं होता है तो मेरुरज्जु उसको, हाथ को या जो भी चीज है उसको हटा देती है अपने आप। क्लियर? बोलो यस सर। चलिए, नोट किया जाए, नोट किया जाए, नोट किया जाए। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में कौन सी भूमिका अदा करती है? तो ध्यान से देखिए, साइटोकाइनिन जो है वो भी एक प्रकार का पादप हार्मोन है जिसे हम लोग बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। क्या बोलेंगे बाबूजी? वृद्धि हार्मोन बोलेंगे। साइटोकाइनिन जो है वो एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। आपने कहा ओके सर।
जो कोशिका द्रव के विभाजन को क्या करता है, बढ़ा देता है, प्रोन्नत करता है। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। तो ये कोशिका द्रव जो रहेगा उसके विभाजन को बढ़ा देगा, और ये कभी भी अकेले कार्य नहीं करता, ये हमेशा जो है ऑक्सिन के साथ। ऑक्सिन कौन है, तो साइटोकाइनिन के मौसी का बेटा। बात समझ में आ रही है? और मौसी के बेटे बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये कभी भी अकेले काम नहीं करेगा, साइटोकाइनिन जो है वो ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करेगा, और इसके कारण कोशिका विभाजन बढ़ जाएगा, और यह पत्तियों में जीर्णता जो है उसको भी रोकता है। क्लियर है कहानी? मतलब पत्तियां जितनी नई और फ्रेश आपको यदि दिख रही है, इसका मतलब उसके पीछे कहानी किसकी है, तो बाबूजी कोशिका विभाजन की है। और करवा कौन रहा है, तो साइटोकाइनिन करवा रहा है, जो कि एक प्रकार का पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन है। और आपने कहा हाँ सर, कहानी तो बिल्कुल क्लियर है। तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट। हम चल रहे हैं अगले सवाल के तरफ। आइए, आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह क्यों दी जाती है? थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। ये हार्मोन यदि नहीं होगा तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो सामान्य उपापचय है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, और इसीलिए फिर जो है बहुत अलग अलग तरीके प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। साथ में जो ग्वाइटर या घेंगा रोग जिसे हम कहते हैं, जिसके कारण जो गर्दन है वो हमारी एक तरफ से बहुत ज्यादा फूल जाती है, वो भी हो सकती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। इसलिए जो है आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह दी जाती है। और इस तरीके से एक और सलाह दी जाती है कि यदि आप एग्जाम को लेकर अपने डर को खत्म करना चाहते हो तो आपको करने पड़ेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप करोगे, राइट, आपका जो कॉन्सेप्ट है उतना शानदार तरीके से क्लियर होगा। और इसी को हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा विटामिन पी लेना। तो प्रैक्टिस करने से जब आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है, जब आप सारे सवालों को लिख लिख कर देख लेते हो, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपके कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो बस खत्म बात। हमने भैया इसका जो पार्ट 1 है, मतलब कि पहला वाला पार्ट जिसमें हमने कहा कि हम लघु त्रिप्रश्न है उसको सब निपटा दिए हैं। अगली वाली जो कहानी है उसमें हम बात करेंगे इसी पर्टिकुलर चैप्टर के दीर्घ त्रिप्रश्नों के बारे में। और वो आपको कहां पर मिलेंगे? आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसे आप कहते हो क्या? इंग्लिश मीडियम के लिए मैग्नेट ब्रेन्स और हिंदी मीडियम के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। करना क्या है, बहुत शानदार सी बात बता रहा हूं, गूगल पे जाइए या फिर किसी भी सर्च इंजन पे और जाकर सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने किस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, जो कि अपने आप में एक मिनी गूगल है। इंग्लिश मीडियम वाले यदि आप हैं तो नर्सरी से लेकर 12वीं तक, हिंदी मीडियम वाले यदि आप हैं तो 7वीं से लेकर 12वीं तक सब कुछ आपको मिलेगा क्वालिटी कंटेंट के साथ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में आप बुक्स और ई बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हो, जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। शानदार है कहानी? बोलो यस सर। तो भैया अपन ने पूरा पढ़ लिया। अब यदि कहीं कोई डाउट होगा तो आप सीधे जो है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, पूरी तैयारी करवाएंगे और जमकर करवाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले वाले पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच। जय